वेरी वार्म वेलकम एंड गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। बाकी आपके फ्रेंड्स सब किधर हैं? सचिन जी नमस्कार। नमस्कार सर। आपको मार्कर दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सर आपको भी शहीद आजम भगत सिंह हाँ, के। शहीद आजम भगत सिंह के विचारों को हम फॉलो करें। हाँ जी। यस सर। बताइए। गुड आफ्टरनून। कल हमने जितना कवर किया था उसमें क्या डाउट है वो पूछिए, कुछ है तो। क्वेश्चन आंसर चल रहे थे। जी, कल तो सर क्वेश्चन आंसर होता है ना सर। उसके अलावा भी तो काम हुआ था भाई, बहुत सारा मॉडरेट्स और वो सब ने किया था। अभी तो हम एक्सट्रीमिस्ट पे पहुंच गए हैं। आपको डाउट्स हो तो कुछ पूछिए मुझसे, नहीं तो फिर हम आगे चलेंगे। और मैंने एक क्वेश्चन भी डाला है, वो भी आपको संडे तक करना है। नहीं? हेलो। मैंने एक क्वेश्चन डाला है। आई हैव पुट अप ए क्वेश्चन ओवर देयर इन योर ग्रुप। आपने वो किया? देखा किसी ने वो क्वेश्चन? सचिन जी आपने वो क्वेश्चन देखा? एक क्वेश्चन मैंने डाला है, प्लीज हैव ए लुक एट दैट क्वेश्चन आल्सो। हाँ जी सर, देख लिया वो 27 मार्च को जो संडे तो तक बोला है आपने। मैक्सिमम टाइम बोला है, मैं अगर पहले भी कर लो तो क्या बुराई है? आई थिंक सर वो महात्मा गांधी जी के ऊपर, हाँ, महात्मा गांधी जी से रिलेटेड है वो। मुझे अब याद नहीं है क्वेश्चन क्या है। प्लीज उसको देखिएगा और फिर मुझे बताइएगा। उस क्वेश्चन को लिख के डालिएगा अपने नाम के साथ। आपने रीड किया सर? मैंने बुक के पैराग्राफ भेजे थे। यार बुक के पैराग्राफ तेरे को मना किया था, मैंने कहा था कि अपनी हैंडराइटिंग में लिख के डालना है, किताब नहीं डालनी है। किताब तो मुझसे डलवा ले जितनी मर्जी। क्या कहा था मैंने? सर फिर उसमें वो चीज नहीं आई ना सर, हाँ, क्योंकि कोई वो बात स्टोरी। नहीं। हमें आपकी हमें हमें आपकी भावना चाहिए थी, जिसमें आप समझाते कि क्या है क्या नहीं है, रादर देन कि भाई वो उसका हमें क्या करना है। किताब तो है ही, किताब तो अपनी जगह हुई, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। ओके सर। और बताइए। और सर बढ़िया है सर, आप बताओ। तो ठीक है, बढ़िया है, तो स्टार्ट करते हैं। जी, तो वी वर टॉकिंग अबाउट आई थिंक मॉडरेट्स एंड वी हैव फिनिश टॉकिंग अबाउट मॉडरेट्स। वी हैव टू सी कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए और क्या हुआ। ये मैंने आपसे बात की थी कल। एम आई राइट और नॉट? हाँ जी। यस सर। हमने कल बात की थी कि एक्सट्रीमिस्ट क्यों आए, एक्सट्रीमिस्ट क्या कर रहे थे, ये हमें समझना है, यही हमें बात करना है। क्यों? यस। तो तो एक्सट्रीमिस्ट के लिए हमने इतना बोला था कि भाई ऐसा है जी, उनकी एक अप्रोच थी, उनकी एक आइडिया था, उनका एक काम करने का तरीका था। और वो चाहते थे जनता को आगे ले जाएं, जनता में अपने विचारों का प्रतिपादन करें। एंड दैट इज हाउ वी से दैट दे वर वेरी वेरी important as far as bringing ideas to the masses is concerned। है ना जी? हाँ जी सर। Okay, so I have already spoken about the international influences. There were international influences, है ना? हमने बात की थी ना, there were international influences। हमने उसमें कहा था एक बोयर वॉर था, फिर हमने कहा था एक रूसो जापानीज वॉर था। क्यों जी? कहा था नहीं कहा था? हाँ ना तो बता दो। हाँ जी सर। यस सर।
फिर हमने कहा था कि देयर वर इंटरनेशनल जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, स्पेशली जो देयर आर मूवमेंट्स गोइंग ऑन इन चाइना, इजिप्ट, आयरलैंड, ये सभी जो हैं एक तरीके से मोटिवेशन का काम कर रही थी। किसके लिए? रेडिकल इंडियंस के लिए, एजुकेटेड रेडिकल इंडियंस हु वर disillusioned with whom? Moderates. They were disillusioned with moderates, है ना जी? किससे डिसइल्यूजन थे वो? मॉडरेट से डिसइल्यूजन थे। ब्रिटिश की जो सेंस ऑफ जस्टिस है, moderates were believing in that sense of justice, whereas extremists, they believe that it is the uprooting of the British rule from India, और यू कैन से इंडिया को क्या चाहिए? स्वराज्य चाहिए। इंडिया को क्या चाहिए? स्वराज्य। यू नो, इंडिया वांट्स स्वराज्य, एंड द इंटरप्रिटेशन and definition of Swarajya will be different for different extremist leaders. Okay, so extremist leaders are extremist in context of moderates. But can you say, क्या आप कह सकते हैं कि extremists and revolutionaries both are same? क्या ऐसा कह सकते हैं हम? एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरी एक ही जैसे हैं, ऐसा हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? नो सर। Can we say extremist and revolutionaries were same? And if not, then what is the difference? बताइए, डिफरेंस क्या है दोनों में, एक्सट्रीमिस्ट और रिवोल्यूशनरीज में? बोलो जरा। रिवोल्यूशनरी सर अलग चीज हो जाती है और एक्सट्रीमिस्ट जो अलग हो जाती है। अब एक किसी चीज को भाई अगर हम करते हैं, हाँ, भाई मुझे सर करेक्ट शब्द चाहिए, आप ऐसे बनिए की तरह नहीं बता सकते ना कि मैंने पूछा एक चने की दाल है, हाँ जी चने की दाल है, ये अरहर की दाल है जी। सारी दालें जी अलग अलग होती हैं जी, कुछ दाल पीली होती हैं जी, कुछ दाल लाल होती हैं जी, पर दाल दाल होती है जी, ऐसे नहीं समझना। आप सही शब्दों का प्रयोग करो यार, ऑफिसर की तरह डायरेक्ट एकदम अच्छे से बताओ। आप तो ऐसे ही गोलमोल बोल रहे हो, गोलमोल नहीं चाहिए। हेलो, बोलिए। Yes, sir. आवाज नहीं आ रही सचिन जी। Yes, sir. सचिन जी आवाज नहीं आ रही, बोलिए। Sir, extremist. हेलो, Hello. Am I audible, sir? अब आ रही है, हाँ बोलिए, ऑडिबल। सर रिवोल्यूशनरी वो इसको एडमिनिस्ट्रेशन को यूज करके या फिर ब्रिटिश रूल को यूज करके रिवॉल्यूशन लाना चाहते हैं सोसाइटी में। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट की जो आइडियोलॉजी है वो एग्जैक्टली ऐसी नहीं है। वो प्रॉपर चाहते हैं कि स्वराज ही आ जाए और उसके लिए वो वॉयलेंस एक्टिविटीज भी करेंगे। लेकिन रिवॉल्यूशनरी सोसाइटिकल चेंजेस के साथ जाके तब चेंजेस लाने की बात करते हैं। क्या कहा आपने? रिवोल्यूशनरीज क्या होगा? हेलो, रिवॉल्यूशन लाने की बात करेंगे सर, सोसाइटी में चेंजेस, सोसाइटी को अवेयर करके उनके लिए ऐसी पॉलिसीज बने जो सोसाइटी के उसमें हो, वेलफेयर में हो। लेकिन एक्सट्रीमिस्ट सर स्वराज चाहेंगे, डायरेक्ट
ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के साथ कॉन्फ्लिक्ट करके, लेकिन रिवॉल्यूशनरी थ्रू ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन वेलफेयर की बात करेंगे सर। ओके। अब देखिए, मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता देता हूं। सी, moderates were believing in petitions. They were believing in deputations. They were believing in discussions, and they were patiently waiting for results. But such is not the case with extremists. Such is not the case with extremists. Extremists का तो ऐसा केस नहीं है जी. Extremists are not waiting for such thing. They are saying, we want action. That means जनता को एजुकेटेड करने का काम कौन कर रहा था? मॉडरेट्स. जनता को सेंसिटाइज कौन कर रहा है? मॉडरेट्स. लेकिन क्या मॉडरेट्स ने जनता को इकट्ठा भी कर दिया है क्या? आर दे एबल टू ऑर्गेनाइज? आर दे एबल टू ऑर्गेनाइज द मासेस? बताइए. कुछ कुछ हद तक कर. Are they able to organize the masses? मासेस को, यस सर. मिडिल क्लास को तो उन्होंने एजुकेट करने का काम किया. मॉडरेट्स जनता को ऑर्गेनाइज भी कर पाए कि नहीं कर पाए? यस सर. आवाज नहीं आई सर. मासेस को नहीं कर पाए. हेलो. कर पाए सर, बिल्कुल कर पाए ऑर्गेनाइज. हाँ, इकट्ठा कर पाए ना सर. मॉडरेट्स ने कहाँ इकट्ठा किया था? मॉडरेट्स ने कहाँ? जो एसोसिएशन बनाई थी उन्होंने, और उसमें जब लोगों ने हिस्सा भी लिया है सर, तो उनकी बात सुनने भी आते थे. बिल्कुल सही बात है. एसोसिएशंस के जो मेंबर थे वो एजुकेटेड थे इंडियंस के? सारे इंडियंस थे वो? जो एसोसिएशन एजुकेटेड नहीं थे. तो क्या मॉडरेट्स मास ऑर्गेनाइजेशन कर पाए? मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाए. मास ऑर्गेनाइजेशन नहीं कर पाए. मॉडरेट्स वर नॉट एबल टू डू मास ऑर्गेनाइजेशन. मॉडरेट्स जो थे दे वर नॉट एबल टू डू सो. लेकिन एक्सट्रीमिस्ट कोशिश करेंगे मास ऑर्गेनाइजेशन. लेकिन जब हम कहते हैं कि एक्सट्रीमिस्ट्स लॉस्ट फेथ इन द ब्रिटिश सेंस ऑफ जस्टिस, कहते हैं ना? समझ आ रहा है? यस सर. तो क्या मतलब है इस बात का? व्हेन वी से एक्सट्रीमिस्ट्स लॉस्ट faith in the British sense of justice, what it means? उन्होंने विश्वास खत्म कर दिया था. कैसे? जस्टिस. जैसे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892. Then there was very important revolutionary activity जिसकी बिगनिंग होती है, आपने नाम सुना होगा उनका, चापेकर ब्रदर्स. द ट्रायल ऑफ चापेकर ब्रदर्स.
ये समय उस समय का है जब ब्यूबोनिक प्लेग महाराष्ट्र और कुछ और एरियाज में बहुत बुरी तरह फैल गया था 1896 के आसपास, और साथ साथ में जो कॉटन क्रॉप है वो भी साथ नहीं दे रही थी, एंड देयर वाज अ मिजरेबल कंडीशन इन लाइफ एट दैट टाइम इन द नेम ऑफ सैनिटेशन एंड हाइजीन। बहुत ही एक्सेसिव बिहेवियर किया था ब्रिटिश ने, लोगों की प्राइवेसी को उन्होंने इन्वेड किया था, और साथ में इनसेंसिटिव बिहेवियर और कमेंट्स भी दिए, स्पेशली विद द फीमेल्स एंड द फैमिली मेंबर्स, जिसने भारत की स्पेशली महाराष्ट्र की जनता को और लीडर्स लाइक श्री बाल गंगाधर तिलक, उनको जो है उन्होंने आक्रोशित कर दिया और उनको उन्होंने मजबूर किया कि वो जो है आवाज उठाएं अगेंस्ट द ऑपरेशन, जैसे शिवाजी वॉज रेजिंग वॉइस अगेंस्ट द माइटी मुगल रूल। शिवाजी जैसे आवाज उठा रहे थे मुगल रूल के अगेंस्ट, ऐसे ही ये आवाज उठाएं किसके अगेंस्ट? अंग्रेजों के अगेंस्ट। तो जो अब तक मॉडरेट थे उनको इन्होंने क्या कहा? आप फ्लैटरर्स हो, फ्लैटरर्स हो, आप मीठी मीठी बातें करते हो, आप करते कुछ नहीं, आप गलत को गलत नहीं बोलते। तिलक ने बोला गलत को गलत बोलना पड़ेगा। समझ रहे हैं तिलक ने क्या बोला? कि गलत को गलत बोलना पड़ेगा। बिल्कुल, इसीलिए उन्होंने जो है राइटिंग्स लिखी। उनकी राइटिंग्स थी मराठा, अंग्रेजी न्यूज़पेपर था मराठा, और मराठी में था केसरी। इन अखबारों में उन्होंने चर्चाएं करनी शुरू की, लेख लिखने शुरू किए। एट द सेम टाइम हम कहते हैं दैट चापेकर ब्रदर्स, 3 ब्रदर्स थे चापेकर ब्रदर, जैसे बाल कृष्ण चापेकर, उनमें एक थे बाल कृष्ण चापेकर, और बाकी जो ब्रदर्स थे उन्होंने मिलकर जो है ब्रिटिश ऑफिसर, दो ब्रिटिश ऑफिसर्स थे जो कि पूना प्लेग कमेटी से जुड़े हुए थे। उन्होंने उनके असैसिनेशन की प्लानिंग बनाई, तीनों ब्रदर्स ने। चापेकर ब्रदर्स उनका नाम है, दामोदर हरि चापेकर, बालकृष्ण चापेकर और वासुदेव चापेकर। दामोदर चापेकर, बालकृष्ण चापेकर, वासुदेव चापेकर। दामोदर, बालकृष्ण एंड वासुदेव, ये पुणे के थे। They were highly impressed with the ideas of Tilak and other leaders. तो इसीलिए मिस्टर रैंड जो थे, जो रैंड एक इंडियन सिविल सर्विस ऑफिसर थे, और लेफ्टिनेंट आयस्ट थे, ये दोनों थे, लेफ्टिनेंट आयस्ट और रैंड। उन्होंने रैंड को और उनके उसको गोली मार दी। 1897 में ये सब हो रहा था, और बोथ ऑफ देम डाइड। जब वो गए तो चापेकर ब्रदर्स और उनके साथी मिस्टर साठे थे, एक मिस्टर रानाडे भी थे, उन सबको भी पकड़ लिया गया। इन तीनों ब्रदर्स को गिल्टी हेल्ड किया गया और तीनों को जो है फांसी की सजा दी। एक स्कूल बॉय भी थे, तो उस स्कूल बॉय को 10 साल की सजा दी गई। तो यानी चापेकर ब्रदर्स, जब आप उनके फोटोग्राफ में आपको दिखाऊंगा अभी, जब आप देखते हैं तब आपको पता लगता है कि रिवोल्यूशनरी जैसा हम सोचते हैं वैसे नहीं होते। रिवोल्यूशन तो जो है उनसे शुरू होता है।
देखिए मैं आपको फोटोग्राफ दिखाता हूँ। ये हैं आपके दामोदर दामोदर हरि चापेकर, रिवोल्यूशनरी हैं ये आपके बालकृष्ण चापेकर, और ये आपके वासुदेव चापेकर, देश के लिए जिन्होंने कुर्बानी दे दी। और उस समय में माइटी ब्रिटिश रूल के टाइम पे इन्होंने हिम्मत दिखाई, जागृति दिखाई, और उन्होंने जो है गलत को गलत कहकर उसका वो किया। पुणे में अभी चिंचवाड़ पुणे में अभी भी उनके स्टैचू हैं। सामने मेरे एक फोटोग्राफ में आपको दिखा रहा हूँ, ये उनका स्टैचू है, देखो चापेकर ब्रदर्स का स्टैचू है, चिंचवाड़ पुणे। ये है महादेव रानाडे। ये महादेव गोविंद रानाडे नहीं है, महादेव रानाडे रिवोल्यूशनरी है ये उनका चिंचवाड़ जो गांव है जहां रेजिडेंस है, उसको तीर्थ माना जाता है, उसको कहा जाता है क्रांति तीर्थ। उनके घर को कहा जाता है क्रांति तीर्थ। ये उनके फादर हैं हरि विनायक चापेकर। ठीक है जी। तो मैंने आपको बताया कैसे फर्स्ट शुरुआत हुई, और ये शुरुआत ही जो है भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। ब्यूबोनिक प्लेग का समय था 1897 में पुणे में, और ब्रिटिश के जो बिहेवियर था उसको लेके डाइवर्स ओपिनियन थे। लोकल राइटर्स और इवन फॉरेन राइटर्स भी कह रहे थे कि जो कॉज था प्लेग का, उनका कहना था प्लेग भारत में इसलिए हुआ क्योंकि लोग नंगे पैर चलते थे, लोग बेयरफुट चलते थे। और जो है गवर्नमेंट ने क्योंकि सेग्रीगेशन कर दिया ताकि प्लेग ना पहुंचे, जैसे कोरोना में किया गया है। लोगों को था, ब्रिटिश को ये लगता था कि लोगों के घर में मृत्यु हो रही है, लेकिन लोग फिर भी जो है घरों के अंदर ही लोगों ने रखा हुआ है। इसीलिए घर घर में जा जाकर वो किया गया। ओके, कुछ र्यूमर्स थे कि प्लेग इसलिए कॉज हुआ क्योंकि लोगों ने 20-20 साल तक का जो है बनियाने जो है तो सर ये पहले प्लेग आया, फिर उसके बाद अकाल बढ़ गया। अकाल साइड ही में चल रहा है प्लेग के साथ ही। अच्छा, अलग अलग जगहों पे हुआ है दोनों चीजें। साथ ही में हो रहे हैं ये, महाराष्ट्र में और बाकी इंडिया में भी हो रहे हैं, लेकिन प्लेग इस टाइम महाराष्ट्र में है, तो हम पुणे की बात कर रहे हैं क्योंकि हम चापेकर ब्रदर्स का वो देख रहे हैं, इसलिए हमने उसको पढ़ा। ओके सर। तो इसीलिए होगा क्या, बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी कोशिश करेंगे, वो बोलेंगे कि वो गवर्नमेंट को लिखेंगे कि जो क्वीन है, हर मैजेस्टी हैं, और जो बाकी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं, उनको ऑर्डर नहीं देनी चाहिए कि लोगों के ऊपर जो है इस तरह का हो। गवर्नमेंट को रैंड जैसे ऑफिसर्स को प्रमोट करके, जो कि जनता पर विश्वास नहीं करते, ऐसे लोगों को प्रमोट नहीं करना चाहिए। और गोखले भी जब इंग्लैंड गए तो उन्होंने भी इस बात को उठाया, और उन्होंने भी कहा कि लोगों को ऐसे ऑफिसर्स पर विश्वास नहीं है, प्लीज कुछ कीजिए। और इन्हीं चक्करों में जब जो क्वीन विक्टोरिया की जब सेलिब्रेशंस हो रहे थे, तो आप लगा लीजिए उसके बाद जब रैंड और लेफ्टिनेंट आयस्ट आ रहे थे, दोनों को मार दिया गया। और इस इंसिडेंट का जो है कवरेज इंटरनेशनल भी हुई। तो ऐसा कहा जाता है कि भाई उन्होंने ऐसा किया और फिर उनके डेथ सेंटेंस हुआ। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका ये जो एपिसोड हुआ चापेकर ब्रदर्स का, जो चापेकर ब्रदर्स की जो बात हुई, इसका जो इंस्टिगेट करने का जो एलिगेशन है वो किस पर लगाया गया? वो लगाया गया, किस पे लगाया गया? वो लगाया गया बाल गंगाधर तिलक पे, कि भाई आपके आर्टिकल पढ़कर उन्होंने ऐसा किया। चापेकर ब्रदर्स ने आपका आर्टिकल पढ़ के किया, और इसीलिए जो है उनको भी सजा दी गई, क्योंकि वो उनसे एक्वेंटेड तो थे ही। बात समझे? चापेकर ब्रदर्स जो थे, जो नाटू फैमिली के जिनको हम हैं, वो उनको किया गया। और श्याम जी कृष्ण वर्मा, एक और जो बहुत ही फेमस रिवोल्यूशनरी हैं, श्याम जी कृष्ण वर्मा, वो भी दामोदर
चापेकर, दामोदर चापेकर को जानते थे और तिलक के थ्रू ही उन्होंने उनको जानते थे। और श्यामजी कृष्ण वर्मा कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा जूनागढ़ से जुड़े हुए थे, तो उन पर भी आरोप आया कि वो भी जेल में जाएंगे तिलक की तरह अगर वो इंडिया में ही रहे। इसीलिए उन्होंने जो है फटाफट से अपना रिजाइन किया और 1897 में वो इंडिया से छोड़ के इंग्लैंड चले गए। जबकि आपके श्यामजी कृष्ण वर्मा ने बहुत ही डेडिकेशन के साथ, बहुत ही ब्रिटिश रूल से लड़ने के एंगल से वो जो है वहां चले गए और वहां से उन्होंने अपना, जिसे मुझे कहना चाहिए, अपना कैंपेन को उन्होंने जारी रखा। ओके, तो ये एक बात है। श्यामजी कृष्ण वर्मा की बात तो हम बाद में करेंगे, लेकिन पहले तिलक को जो है फिर सजा दी गई 1897 में। लॉन्ग टर्म इम्प्रिजनमेंट दिया गया तिलक को। जब तिलक को सजा दी गई तो लोगों ने कहा कि भाई आप सिर्फ तिलक नहीं हैं, आपका नाम होना चाहिए लोकमान्य। तो तिलक का टाइटल क्या बन गया? लोकमान्य टाइटल बन गया। क्या बन गया? लोकमान्य। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक। तो उनको टाइटल लोकमान्य का दिया गया। तो जैसे हमने पहले पढ़ा था कि जो अपने वो हैं सुरेंद्रनाथ बनर्जी जैसे थे, उनको भी इम्प्रिजनमेंट मिली थी लेकिन इनको लंबी मिली। और इस तरह से एक दौर शुरू हो गया जिसके अंदर तिलक जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले थे। तो तिलक को सजा दी गई और इस तरह से जो है इस समय कौन है इंडिया में? 1899 से 1905 के बीच में है लॉर्ड कर्जन। So Lord Curzon plays very important role in promoting extremist feelings because of his policies, ऐसा हम कह सकते हैं। लेकिन उससे पहले जब हम बात करते हैं तो बाल गंगाधर तिलक ने जो है उनको जिनको हम लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक भी कहते हैं, वो उन्होंने प्रमोट किया। जैसे इंग्लिश को प्रमोट करते थे ऐसा नहीं है, उन्होंने इंग्लिश और नेटिव लैंग्वेज दोनों को उन्होंने प्रमोट किया। ही प्रमोटेड वेस्टर्न आइडियाज ऑल्सो। ऐसा नहीं है कि वो वेस्टर्न आइडियाज के बिल्कुल अगेंस्ट हैं, बट ही वॉज अगेंस्ट द फैक्ट दैट द इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 जो आया था, वो ब्रिटिश क्यों डिसाइड करें कि गर्ल्स की एज 10 से 12 साल होनी चाहिए मैरिज की, ये वो क्यों डिसाइड करें? ये हम डिसाइड करेंगे। तो हम ये कह रहे हैं, उन्होंने स्कूल खोले, उन्होंने कॉलेज खोले, उन्होंने बाकी चीज की, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि तिलक साहब ने क्या नारा दिया? स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। स्वामी दयानंद सरस्वती के बाद ये बाल गंगाधर तिलक ने दूसरी बार दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने यह देखा कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट। उन्होंने कहा स्वराज्य होना चाहिए, स्वराज स्वभाषा उन्होंने कहा, लेकिन ये फर्स्ट टाइम हो गया सर। ये स्लोगन हम इन्हीं को देते हैं। ये स्लोगन जो है हम तिलक को ही देते हैं। वो सेक्रीफाइस करने को भी तैयार थे। पहले ऐसे कांग्रेस लीडर जो मल्टीपल टाइम्स इम्प्रिजेंट हुए, तो औरों से तो अलग हो गए ना। वो मल्टीपल टाइम्स इम्प्रिजेंट हुए बिकॉज ही वाज स्पीकिंग हिज माइंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। स्पीकिंग हिज माइंड अगेंस्ट द गवर्नमेंट। समझे आप? सो तिलक के अलावा तिलक भी थे। तिलक तो है ही मिलिटेंट नेशनलिज्म के तिलक प्रतिपादक हैं। इसीलिए उन्होंने क्या शुरू किया? गणपति फेस्टिवल। गणपति विसर्जन कहिए, गणपति पूजा कहिए, साथ में उन्होंने स्टार्ट किया शिवाजी फेस्टिवल। शिवाजी फेस्टिवल या शिवाजी महोत्सव, ये क्या थे? ये पब्लिक प्रोसेशंस थे। इनमें क्या होगा? इनके अंदर
public sentiment, public education and nationalism को प्रमोट करने की बात की जाएगी। समझे आप मेरी बात को? तो गणपति विसर्जन भी सर 90s में ही स्टार्ट हुआ था। इससे पहले भी होता होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन पब्लिक जो एक रूप है उसको, पब्लिक जो उसकी शेप है, ये किसने दी? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर। ऐसा थोड़ी ना कि उन्होंने उसको पहली बार सोचा और पहली बार कर दिया, होता रहा होगा पहले भी, पूजा तो होती थी, गणपति पूजा सदियों से हुई है। जय उन्होंने गणेश, एक अलग तरीके से स्टार्ट किया। माता जाकी पार्वती, पिता महादेवा, ये तो सदियों से है। हाँ जी, उन्होंने फिर एक अलग उससे स्टार्ट किया है। उन्होंने उसको एक, जैसे भगवान राम का मंदिर बन रहा है अभी, तो पूजा तो सदियों से हो रही है, लेकिन एक ऐसे वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज सेंटर तो नहीं था ना। वर्ल्ड क्लास पिलग्रिमेज सेंटर था? नहीं था। तो अब क्या बन रहा है? भगवान राम का मंदिर वर्ल्ड क्लास बन रहा है। यानी अयोध्या में, जो अयोध्या उसमें क्या आ रहा है? उसमें होटल ताज भी आ रहा है, हाई एंड। अब बोलो तुम, अब होटल ताज रोज रोज कहाँ बनते हैं बताइए? हाँ जी सर, रोजगार भी बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, वैल्यू बढ़ेगी सिटी की, उसका जीडीपी बढ़ेगा, उसकी सड़कें अच्छी हो जाएंगी, उसके बाद दुनिया आएगी वहां पर, होटल ताज भी होगा, एयरपोर्ट भी पूरी होगा। जीडीपी में सर 2% का जो इन्वॉल्वमेंट है वो सारी मतलब इंडिया के टेम्पल का है सर। क्या? 2% की जो जीडीपी की है ना सर, हमारी पूरी टोटल इंडिया की जो जीडीपी है उसमें 2% इन्वॉल्वमेंट टेम्पल्स का है। किसने बताया आपको ये रिपोर्ट है सर एनडीए की, एनडीए की एनसीए की। I have never read any such report, so maybe you are true, but kindly make sure कि ऐसा कुछ भी होने से पहले आपको पता होना चाहिए कि वो वाकई में हो रहा है। नहीं सर, खुद रिपोर्ट्स में आया है, द टाइम्स ऑफ इंडिया में भी शो किया है। तो इट्स अ गुड थिंग, इट शोकेसेस मेनी एलिमेंट्स एंड डायमेंशंस। तो जो तिलक साहब हैं वो तो रोल है ही उनका, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि कर्जन की बात कर रहे थे हम, तो कर्जन प्लेड वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज प्रमोटिंग इंपीरियलिज्म इज कंसर्न। वो इंपीरियलिज्म बढ़ाएंगे, लेकिन बढ़ क्या जाएगा? बढ़ जाएगा नेशनलिज्म। जितना वो दबाएंगे उतना उठ के बाहर आएगा, वही वाली बात है। जैसे हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? जैसे उन्होंने, मैंने बताया था, यूनिवर्सिटीज एक्ट पास किया, लेकिन उन्होंने पास का और क्या किया? ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट यानी कि अब आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी बोलोगे, अब आप गवर्नमेंट के आइडियाज को डायरेक्टली चैलेंज करोगे तो आप पे आ जाएगा सिडिशन एक्ट। यानी आपका कुछ भी कहा जाएगा तो वो क्या आ जाएगा? सिडिशियस एक्टिविटी के अंदर आ जाएगा। यानी और ज्यादा रिप्रेसिव हो गया। ये क्या हो गया? फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन आपका और ज्यादा खत्म हो जाएगा। ऐसे ही उन्होंने इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट किया, और इसी टाइम पे क्या हो रहा है दिल्ली में, मतलब इंडिया में, दिल्ली दरबार। करजन के टाइम पे क्या हो रहा है? दिल्ली दरबार 1903 में ये भी हो रहा है साथ साथ। तो आप सोचिए ऐसे समय पर किस तरह की एक्टिविटीज इंडिया में होंगी। ऐसे समय पर सब तरफ, सिर्फ तिलक तिलक की बात नहीं कर रहा मैं, बाकी लोगों की बात भी कर रहा हूँ, क्योंकि हम एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स की बात कर रहे हैं। तो उनमें एक तो मैंने जैसे बोला बाल गंगाधर तिलक हो गए, एक हो गए आपके लाला लाजपत राय। जो काम तिलक कर रहे हैं महाराष्ट्र में, वही काम पंजाब और नॉर्थ इंडिया में कौन कर रहा है? लाला लाजपत राय, पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, पॉपुलरली नोन एज पंजाब केसरी, belonging to Punjab, obviously, believing in the ideas of Arya Samaj. He believed in the ideas of Arya Samaj, and he started many Dayanand Anglo Vedic institutions. उन्होंने बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस चालू किए, दयानंद एंग्लो वैदिक इंस्टीट्यूशंस।
और उन्होंने बहुत सारी मैगजीन और न्यूज़पेपर भी चालू की, जैसे वंदे मातरम। वंदे मातरम हम अगर अलग से भी देखेंगे तो सब जगह वंदे मातरम है, बहुत जगह बार बार यूज हुआ, बार बार उस मैगजीन भी है, बार बार स्लोगन भी है, और उसको बार बार दबाया भी गया है। तो जो पंजाब की पॉलिटिक्स थी उसमें नेशनलिज्म प्लस हिंदुइज्म को जो शेप किया गया वो किया गया लालाजी द्वारा, लाला लाजपत राय द्वारा। वो भी किससे इंस्पायर्ड थे? ही वॉज इंस्पायर्ड फ्रॉम द आइडियाज ऑफ इटालियन रिवोल्यूशनरी मेजीनी। मेजीनी उन्होंने कई चीजें की, जैसे हिंदू महासभा से जुड़े हुए थे, पंजाब नेशनल बैंक से जुड़े हुए थे, लक्ष्मी इंश्योरेंस कंपनी से जुड़े हुए थे। उन्होंने एक 1907 में जब स्वदेशी मूवमेंट खत्म हो जाती है, उसके बाद उनको उनको जो है सजा दी गई थी, मांडेले, उनको भी डिपोर्ट करने की बात की गई थी, लेकिन कानून प्रूव नहीं कर पाया ढंग से, इसीलिए वो नहीं भेजा गया उनको। उन्होंने लिखी द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। बताओ ये कौन पढ़ता है आज के टाइम पे? फिर उन्होंने एक किताब लिखी द इंग्लैंड्स डेट टू इंडिया। फिर उसके बाद लाला जी ने जो कॉलोनाइजेशन पंजाब में जो था, दैट इज कनाल कॉलोनीज, यानी जो भी फर्टाइल एरिया था, ब्रिटिश उसका टैक्स बढ़ाना चाह रहा था, रेवेन्यू जनरेशन के लिए चाह रहे थे, लेकिन एक्चुअली में एग्रीकल्चर प्रमोट नहीं कर रहे थे। तो उसके अगेंस्ट में सरदार अजीत सिंह जी प्लस लाला जी, इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। और इन्होंने कौन सी सोसाइटी बनाई? इन्होंने बनाई भारत माता सोसाइटी। क्या बनाई इन्होंने? भारत माता सोसाइटी बनाई। इसीलिए होम रूल लीग के टाइम पे जब ये अमेरिका गए तो इन्होंने वहां पे क्या बनाया? इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। उन्होंने बनाया इंडियन होम रूल लीग ऑफ अमेरिका। ऐसे ही उन्होंने 1921 में क्या बनाया? सर्वेंट्स ऑफ द पीपल ऑफ सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी। सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी। ऐसे ही जब हम थोड़ा और आगे चलते हैं लाला जी की, तो वो और ज्यादा इंडिपेंडेंट होते गए माइंडसेट के। उन्होंने बाद में नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जब सस्पेंड हो गया तो उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया, और उन्होंने मदन मोहन मालवीय जी और इनके आइडियाज को साथ में सपोर्ट किया। उन्होंने बनाया कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी। कांग्रेस कांग्रेस इंडिपेंडेंस पार्टी। तो ये हुआ लाला जी के बारे में। लाला जी जो है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में यूएस गए और उन्होंने इंडियन होम रूल लीग के आइडियाज को प्रमोट भी किया। और उन्होंने जो है खूब तगड़ी, जब उन्होंने रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग मैसेकर के अगेंस्ट जब उन्होंने खूब उसको अपोज किया, तब उन्हें पंजाब केसरी के टाइटल से नवाजा गया था। ऐसे ही आपके जो हैं बिपिन चंद्र पाल थे बंगाल में।
बिपिन चंद्रपाल साहब ने भी लेक्चर्स दिए, सेमिनार्स किए और ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट उन्होंने एक रेडिकल हवा बना दी। साउथ इंडिया में तिलक के आइडियाज को फॉलो करने वाले थे वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले। वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले, समझे? जिनकी हम बात करते हैं आज के दिन, शहीद आजम भगत सिंह की, तो लाला लाजपत राय ड्यूरिंग साइमन कमीशन एजिटेशंस जब उनको लाठियां पड़ी तो उन्होंने कहा एक एक लाठी मेरे कफन की एक एक कील के हिसाब से जो है वो ब्रिटिश रूल के लिए साबित होगी कि वो रह नहीं पाएगा। एवरी यू नो एवरी एवरी स्टिक, एवरी हर एक लाठी जो मुझे पड़ रही है वो ब्रिटिश रूल के ताबूत, जो उनका कफन है उसके ताबूत में आखिरी कील साबित होगी। यानी खत्म तो उसको होना ही है, बचेगा नहीं। तो इसीलिए भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु और चंद्रशेखर आजाद, जो उन्होंने प्लान किया था कि वो मारेंगे, लेकिन गलती से स्कॉट की जगह उन्होंने मार दिया जॉन सैंड्रस को। सर वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले के बारे में थोड़ा सा बताओगे? क्या? थोड़ा सा और बताओगे सर इनके बारे में? वी.ओ. चिदम्बरम पिल्ले मद्रास के, उन्हें कहा जाता है लेफ्टिनेंट ऑफ तिलक इन साउथ इंडिया। उन्होंने एक कंपनी भी स्टार्ट की थी जिसका नाम था स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी, जो कि अंग्रेजी कंपनियों को टक्कर दे रही थी। कहां से कहां तक जा रही थी वो जा रही थी टूटीकोरिन टू कोलंबो। स्वदेशी मूवमेंट के टाइम पे इन्होंने इन चीजों को प्रमोट किया और साथ में उन्होंने प्रमोट किया स्वदेशी एंटरप्राइजेस। सो जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनके और भी कई लीडर हैं, जैसे इनके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट लीडर हैं जिन्होंने आत्मशक्ति को बहुत आगे बढ़ाया। ये थे आपके श्री अरविंदो घोष। उन्होंने कहा हमें पैसिव रेजिस्टेंस करना चाहिए। एक्टिव रेजिस्टेंस मतलब होता है वॉर, और पैसिव रेजिस्टेंस मतलब होता है बॉयकॉट और नॉन कॉपरेशन। किस चीज का बॉयकॉट और नॉन कॉपरेशन, ये सोचने वाली बात है। तो बॉयकॉट ऑफ स्कूल्स, कॉलेजेस, लॉ, प्रोडक्ट्स, क्लोथ्स, कंज्यूमर आइटम्स, लाइफस्टाइल, जो भी ब्रिटिश है उन सबको बॉयकॉट करो। जैसे हम चाइना के केस में कहते हैं, करते हम कुछ नहीं। इसीलिए उनकी टेक्निक्स को कहा गया टेक्निक्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। क्या कहा गया? टेक्निक्स ऑफ पैसिव रेजिस्टेंस। ये कहां उभर के आएंगी ये सारी चीजें? ये उभर के आएंगी स्वदेशी मूवमेंट में। तो यानी कि एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी क्या है? अचानक से नहीं आई वो। नेशनलिज्म जो है पहले से ही पनप रहा था, इट वाज ऑलरेडी देयर। Nationalism was already there. नहीं? बताइए आप लोग, कहां से आएगा नेशनलिज्म का रुझान? अरे कहाँ चले गए साहब? रोहित जी, कोमल जी, सचिन जी, राजीव जी, बोलिए। हाँ जी सर बताइए। बताइए, आप बताइए, रुझान कहां से आएगा नेशनलिज्म का?
लाला लाजपत राय की डेथ हो जाएगी सर। अबे चाचा, तू लाजपत राय की डेथ के बाद रुझान लाएगा यार, हद हो गई भाई साहब। क्योंकि आक्रोश बढ़ जाता है ना सर तब लोगों के अब अंदर ज्यादा। 1928 और 30 में हो रहा है वो सब कुछ, तो तब रुझान लाएगा तू? 1919 में हो गया था। रुझान? नहीं, ये इसकी बता रहा हूँ जो आप कह रहे हो, लाला लाजपत राय की डेथ, जलियांवाला। यार हम्म, 1900, तू 19 में मार रहा है, मतलब कि तू मैं मान नहीं रहा, मैंने 28-30 बोले तो उससे करेक्ट करा सब। रुझान तो ये स्वदेशी मूवमेंट के कारण इसको हवा मिल जाएगी। ये जो बंगाल विभाजन हो जाएगा 1905 में, उससे और ज्यादा हवा मिल जाएगी। बिल्कुल 1857 से आया, स्वामी विवेकानंद के आइडियाज से आया, दयानंद सरस्वती जी के आइडियाज से आया, बंकिम चंद्र चटर्जी के आइडियाज से आया, तो औरबिंदो रुझान क्या घोष होता से है? आया। ये सबसे रुझान आ रहा है ना। 23 मार्च जो आप शहीद आजम भगत सिंह की बात कर रहे हो, तो 1932 में हो रहा है जाके। सर रुझान होता क्या है वैसे? हाँ, तो ये पूछ लेता तो अच्छा रहता ना। रुझान होता है क्या? रुझान का मतलब होता है कोई चीज की शुरुआत क्या होती है। जैसे आपको अगर कोई पूछेगा कि भाई तूने यूपीएससी प्रिपरेशन का तेरा रुझान कहाँ से आया, 10th से आया, 12th से आया, ग्रेजुएशन से आया, या कभी आया ही नहीं, टाइम पास आया, तो वो क्या हो गया? रुझान हो गया वो। हिंदी आएगी भाई एग्जाम में, या तेरे को कोई और भाषा भी आती है राजीव? बंगाली, मद्रासी, मलयालम? नहीं, दो ही आती सर, हिंदी इंग्लिश। देख ले भाई, फिर तो हिंदी भी आएगी। हिंदी में, हिंदी में ऐसे भी लिखना पड़ेगा, और हिंदी में व्याकरण भी आती है। वहां मुहावरे आते हैं, चिड़िया चुग गई खेत, सेंटेंस बनाना पड़ता है उसका। बताइए। तो यानी ओके बताइएगा, सर। मतलब बताने का मतलब ये है कि भाई रुझान अभी से शुरू हो जाएगा। लेकिन जैसे सचिन ने कहा कि बिल्कुल सही बात है, बंगाल विभाजन जो है वो, सोचा क्या था ब्रिटिश ने? सोचा था कि बंगाल का विभाजन करेंगे तो भारत का जो राष्ट्रीय, जो जो उन्माद है वो टूट जाएगा। सोचा ये गया था कि जो हमारा नेशनलिस्टिक सेंटिमेंट है वो खत्म हो जाएगा बंगाल के डिवाइड करते ही। यू नो, Bengal united, India is united. Bengal divided, India will pull itself in different ways. वो हम बात करेंगे अलग से। तो अब पॉइंट ये उठता है कि जो बंकिम चंद्र चटर्जी, स्वामी विवेकानंद, दयानंद सरस्वती, इन सब के जो आइडियाज थे, इसके बाद से जो ये सारी चीजें हुई, इनसे एक्सट्रीमिस्ट को ये समझ में आ गया कि भारत के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन भारतीयों के हाथ में ही है। And they had no belief in the paternalistic and also in the benevolent character of the British. उन्हें विश्वास था स्वराज हम लेके रहेंगे। किसके थ्रू हम स्वराज लेंगे? स्वराज हम लेंगे, हाँ, किसके थ्रू लेंगे हम स्वराज? बताइए। इसके थ्रू सर? वही भारतीयों की तरफ से लिया जाएगा सर। किसके उससे लिया जाएगा? इंडियन स्ट्रगल से ही लिया जाएगा सर, लाठी की अहिंसा, गन से। अहिंसा के थ्रू। अरे अहिंसा कहाँ से आ गई यार अभी से? अहिंसा की तो बात ही नहीं हो रही है। अहिंसा की कोई बात नहीं हो रही है। अभी मैं बताता हूँ स्वराज लिया जाएगा। क्या बात हो रही है यार, स्क्रीन शेयर क्यों नहीं होता? अभी तो सर बंदूक के जोर पे स्वराज मांग रहे हैं। बंदूक भी नहीं मांग रहे, बंदूक के दौर पे मांगेंगे रिवोल्यूशनरीज, ये नहीं मांग रहे हाँ सर, बंदूक। अभी तो, हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, तभी अहिंसा बोला था। अहिंसा भी नहीं हुआ, अहिंसा तो मतलब ही नहीं है। मॉडरेट अहिंसा कर तो रहे थे। अब ये मांगेंगे 3 चीजों के दम पे। देखो क्या है वो 3 चीजें, ध्यान से सुन लो। एक, सेल्फ सेक्रीफाइस के दम पे। दो, स्ट्रॉन्ग विल के दम पे। और तीन, ये मांगेंगे सेल्फ रिलायंस के दम पे। इस दम पे मांग रहे हैं ये कि हमें क्या चाहिए? स्वराज चाहिए। सो दैट मीन्स सब दे, सेल्फ सेल्फ रिलायंस में मतलब यही स्वदेशी जो चलाया था उन्होंने। स्वदेशी जो नहीं चलाया था, स्वदेशी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्वदेशी से बहुत कुछ हुआ है। तो स्वदेशी एक अपने आप में कॉन्सेप्ट है। मेंस में क्वेश्चन डायरेक्ट आएंगे इस पे।
और आप लिख नहीं पाओगे 150 वर्ड में सिर्फ स्वदेशी के बारे में, और वो अंदर की बात पूछेगा, यूपीएससी में तो खासकर। तो इसीलिए सेल्फ रिलायंस एग्जाम्पल है स्वदेशी का, स्ट्रॉन्ग विल भी एग्जाम्पल है स्वदेशी का, और सेल्फ सेक्रीफाइस यानी त्याग, हमने त्यागा, ब्रिटिश हमने कोर्ट त्यागे, ब्रिटिश हमने कपड़े त्यागे, ब्रिटिश हमने किताबें त्यागी, ब्रिटिश हमने स्कूल छोड़ दिए, ये सब क्या है? त्याग। त्याग है ये सब। और उनकी डीप मतलब कैपेसिटी। नॉर्मल नॉर्मल ये हो गया कि आत्म बलिदान से, त्याग से और स्वदेशी से। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। जैसे आप लोग यूपीएससी के लिए अगर ये 3 चीजें नहीं करोगे, सेल्फ रिलायंस, स्ट्रॉन्ग विल और सेल्फ सेक्रीफाइस, तो सिलेक्शन ना होने वाला। ये तीनों चीजें चाहिए। सेल्फ सेक्रीफाइस मूवीज का, सेल्फ सेक्रीफाइस फालतू के वीडियोस का, सेल्फ सेक्रीफाइस दिन रात सोने का, सेल्फ सेक्रीफाइस फास्ट फूड खाने का, स्ट्रॉन्ग विल एक बार में पढ़ूंगा, ठीक पढ़ूंगा, सेल्फ रिलायंस मैं खुद समझूंगा, ठीक से समझूंगा, आंसर्स लिखूंगा, क्वेश्चंस करूंगा, समाज को समझूंगा, तो जाके पेपर निकलेगा ना। सर मीन्स कि उनका अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति ब्रिटिशर्स के आगे सिर झुकाने और सजदा करने के लिए तैयार नहीं थी। ठीक है। क्या कह रहे हैं, दोबारा बोलो। मीन्स आप कह रहे हो कि उनका अदम्य साहस और दृढ़ इच्छा शक्ति ब्रिटिशर्स के आगे सिर झुकाने और उनकी सजदा करने के लिए तैयार नहीं थे। हाँ, उन्हें नहीं थे, बिल्कुल बिल्कुल तैयार नहीं थे, बिल्कुल तैयार नहीं थे। और वो किस में बिलीव कर रहे थे? वो बिलीव कर रहे थे कैपेसिटी ऑफ द मासेस। उन्हें विश्वास था मासेस की कैपेसिटी में। कोई मास मूवमेंट नहीं की है एक्सट्रीमिस्ट ने, मास मूवमेंट ये भी ना कर पाए, लेकिन इन्हें विश्वास था कि उनके अंदर कैपेसिटी है और हम मास मूवमेंट कर सकते हैं, हम कर सकते हैं, वी कैन डू इट। लेकिन फिर उन्हें विश्वास किस चीज में था? उन्हें विश्वास था, अभी बताते हैं हम किस चीज में बट विश्वास सर था उनको। इसमें इसमें जब सेल्फ सेक्रीफाइस की बात आती है तो एक तरह से अहिंसा का भी तो मार्ग आ ही जाता है। नहीं आ जाता अहिंसा, अहिंसा कुछ नहीं, अभी अभी बताता हूँ मैं, रुक जा, अहिंसा वर्ड नहीं यूज कर सकते आप। उनको विश्वास था इंडिया के ग्लोरियस पास्ट पे, यू नो, उन्हें विश्वास था मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, उनको ऐसा भरोसा था है। उन्हें अपने ऊपर बहुत भरोसा था, उन्हें बहुत इंस्पायर्ड थे वो, वेदों से लेकर, उपनिषद से लेकर, भारत के प्राचीन इतिहास से लेकर। इसी इसीलिए इसीलिए की इसीलिए बात करते हैं। इसीलिए वो कहते थे इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म, जय माँ दुर्गा, जय भारत माता। तो ये क्या हो गया? इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म हो गया ये हो गया इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म। ठीक है जी। तो इमोशनली चार्ज नेशनलिज्म के चारों तरफ भारत माता बनेंगी। अरविंदो घोष, अरविंदो घोष जो है वो धीरे धीरे इंडिविजुअल इंडिविजुअल हीरोइक टेरर एक्टिविटीज, इंडिविजुअल हीरोइक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज, इंडिविजुअल हीरोइक असैसिनेशंस, यानी बात की जाएगी मोमबत्ती जलाकर और राख जला करके कौन जाएगा और उस अंग्रेज को खुलेआम गोली मारेगा। तो यानी कल्ट सेक्रीफाइस की धीरे धीरे बात आने लग जाएगी, कल्ट सेक्रीफाइस, कल्ट बन जाएगा, रिवोल्यूशनरी कल्ट हो गया ये। लेकिन आएगा एक्सट्रीमिस्ट के बाद और साथ साथ में, समझे, बाद में और साथ साथ में आएगा रिवोल्यूशनरी कल्ट। ठीक है, तो यानी एक तरफ तो होगी ट्रेडिशनल वैल्यूज हमारे हिंदुस्तान की, उनमें इनको विश्वास है। एक तरफ हो गया सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट, और एक तरफ अंग्रेजों को भी उखाड़ना है। तो इसीलिए अंग्रेजों को उखाड़ने के लिए ये नहीं बोल रहे कि बम बम फेंक दो, सारे नहीं बोल रहे बम, तिलक ने नहीं बोला बम फेंक दो। अरविंदो घोष ने रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज को थोड़ा प्रमोट किया, उनके ब्रदर वगैरह भी बिल्कुल थे, जैसे अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, माणिकपुर, माणिक तल्ला, बहुत सारे केस हैं ऐसे, माणिक तल्ला बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस। जब वो डकैती करते तो उनको कहते थे स्वदेशी डकैती। डकैती नहीं है वो क्या है? स्वदेशी डकैती है। पैसा कहां से आएगा? अंग्रेजों से ही लूटा जाएगा।
तो एक्सट्रीमिस्ट ने जो है मॉडरेट्स को कहा कि भाई तेरे बस की नहीं है, तू पीछे बैठ जा, हम करेंगे। तो यानी स्वराज जो था मॉडरेट्स का और एक्सट्रीमिस्ट का, दोनों में फर्क था। ये हो गए मॉडरेट, ये हो गया एक्सट्रीमिस्ट। ठीक है जी। अब स्वामी विवेकानंद ने तो कहा ही है, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कोई भी ऐसी चीज जो आपको कमजोर बनाती है वो मृत्यु के समान है। उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो रुको मत। अब ऐसा सुन के साला कौन शांत बैठ जाएगा? ऐसा सुन के जो शांत बैठेगा वो तो मॉडरेट ही हो सकता है। वो ये कहेगा विवेकानंद विवेकानंद सर सर रुकिए सर, सर थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। उठने जागने का जरूरत नहीं है सर, अभी चाय पीजिए सर, अभी सुबह नहीं हुआ है, अभी सो जाइए सो जाइए। और एक्सट्रीमिस्ट बोलेंगे नहीं, करना पड़ेगा। तो इसीलिए तिलक ने क्या कहा? तिलक का है स्वधर्म। मेरा स्वराज क्या है? मेरा स्वधर्म है। मुझे सेल्फ रूल चाहिए। कुछ नहीं हो सकता, ना इंडस्ट्री हो सकती, ना एजुकेशन हो सकती, कुछ नहीं हो सकता विदाउट सेल्फ रूल के। अब सेल्फ रूल का मतलब उसका अभी उसका सेल्फ रूल का मतलब है कि ब्रिटिश रूल मस्ट बी फिनिश्ड एंड इंडिया मस्ट बी रूलिंग। बिपिन चंद्र पाल ने क्या बोला? बिपिन चंद्र पाल ने बोला कि राइट नहीं है इंग्लैंड का हम पे रूल करने का, देयर इज नो राइट। उसने ये बोला। उसका ये है प्रेजेंट जो है रूल क्या है? फॉरेन डिस्पोटिज्म। फॉरेन डिस्पोटिज्म है प्रेजेंटली। इस फॉरेन डिस्पोटिज्म को हमें फिनिश करना होगा। वी डू नॉट वांट इट टू बी हियर। यानी कि बिपिन चंद्र पाल क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिश हैव नो राइट टू टैक्स इंडियन पीपल। ये वो कह रहे हैं, ये उनका स्वराज है। और बिंदु घोष कह रहे हैं कि हमारी सिविलाइजेशन आनी चाहिए। ब्रिटिश सिविलाइजेशन और ब्रिटिश ने हमें डीके कर दिया है। दे आर वेरी शैलो। इंडिया की एंशियंट लाइफ जो थी वो वापस आनी चाहिए मॉडर्न कंडीशंस में। हमारा भारत ग्रेट होना चाहिए, विश्व गुरु होना चाहिए, वेदांतिक आइडियल्स होने चाहिए पॉलिटिक्स में। लाला लाजपत राय कह रहे हैं बिना सोल के आदमी जानवर है, और सोल कब आएगी? जब हम अपना रूल खुद करेंगे। तो सबके अलग अलग हैं। ऐसा सब कोई नहीं कह रहे कि चलो भाई अंग्रेजों भाग जाओ। सब अपने अपने तरीके से इंटरप्रेट कर रहे हैं। कोई सिविलाइजेशनल लेके आ रहा है, कोई रिलीजियस लेके आ रहा है, कोई कुछ लेके आ रहा है। तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट जो है मॉडरेट से डिफरेंट हो गए। मॉडरेट क्या कह रहे थे? वी वांटेड स्वराज लाइक कॉलोनीज। एक्सट्रीमिस्ट भी कुछ कुछ ऐसा नहीं कह रहे हैं। एक्सट्रीमिस्ट कह रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट अपना इंटरप्रेट कर रहे हैं। तो एक तरीके का ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। एक तरीके की ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रही है। समझ आई बात जी? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत है तो। नो सर। तो इसीलिए 1893 से लेकर 1900 तक तो लाला लाजपत राय ने एक भी सेशन अटेंड ही नहीं किया कांग्रेस का। सोचो, कोई भी सेशन अटेंड नहीं किया। और 1902 तक बिपिन चंद्र पाल तो मॉडरेट कैंप में थे, उसके बाद वो एक्सट्रीमिस्ट बन गए। और तिलक तो जेल चले ही गए थे उसके बाद, आने के बाद चीजें हुई। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश जो कांग्रेस है और जो उसकी ब्रिटिश कमेटी है लंदन में, वो क्या है? बेगिंग इंस्टीट्यूशंस हैं। तो यानी समय के साथ जो है मॉडरेट कमजोर होते चले गए, एक्सट्रीमिस्ट राइज होते चले गए। तो इसीलिए एक्सट्रीमिस्ट ने क्या यूज किया? बॉयकॉट। बॉयकॉट एंड स्वदेशी, ये उनका एक हथियार था। दूसरा हथियार उनका क्या था? नेशनल एजुकेशन। एक है बॉयकॉट, स्वदेशी, नेशनल एजुकेशन। जब हम नेशनल एजुकेशन कहते हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एक बंगाल के अंदर जो है बंगाल काउंसिल ऑफ एजुकेशन सेटअप किया गया इस टाइम में। ठीक है। और उसके कौन प्रतिपादक थे? गुरुदास बनर्जी। तो जगह जगह स्कूल खोले गए, भारतीय स्कूल, विद्यापीठ खोले गए। जैसे मद्रास में खोला गया पचियप्पा नेशनल कॉलेज। समझे? पचियप्पा नेशनल कॉलेज। ऐसे ही पंजाब में खोले गए डीएवी कॉलेजेस।
यानी नेशनल एजुकेशन हो गई एक तरफ, ये हो गया, फिर साथ में क्या हुआ दूसरा, और हो गया आपका कोऑपरेटिव ऑर्गेनाइजेशंस खोली गई, तरह तरह की संस्थाएं खोली गई। तो सर जो ये कॉलेजेस और ये खोले जाते थे, ये मल्टी लैंग्वेजेस होते थे या फिर एक ही लैंग्वेज में होते थे? वर्नाकुलर होगी इनमें। और सर जब भी ये बात करेंगे इंडियन ग्लोरियस पास्ट की, तब ये उसमें क्या क्या इंक्लूड करेंगे सर? ये पता है कि वेदास और उस, उपनिषद ये सब चीजें थी, बट स्पेसिफिकली क्या कहना चाहेंगे? उसमें वेद करेंगे, चाणक्य करेंगे, उसमें चंद्रगुप्त मौर्य करेंगे, अशोक अशोक नहीं करेंगे, उसमें गुप्ता आएगा, और हो सकता है कि उसके अंदर ग्रेट इंडियन पास्ट में मुगल्स नहीं आएंगे। और लैंग्वेजेस को लेके समझे क्या रखें? क्या कह रहे हैं आप? आपकी आवाज कट जाती है यार, बाकी की नहीं कटती किसी की। क्या कह रहे हैं सचिन जी? लैंग्वेजेस को लेके क्या रहेगा सर? किन लैंग्वेजेस को प्रमोट करेंगे, वो क्या कहना चाहेंगे लोगों को समझाने के लिए? प्रमोट होंगी, उर्दू प्रमोट नहीं होगी। उर्दू और पर्शियन प्रमोट नहीं हो रही है। सर यही पॉइंट था उर्दू क्या, और हिंदी थी हमारे एंशिएंट इंडिया में? हम संस्कृत के बारे में पढ़ते हैं सर। हिंदी खड़ी बोली बन रही है, काउ प्रोटेक्शन प्रमोट होगा। हिंदी की जगह आप शब्द बोल सकते हो देवनागरी प्रमोट होगी, उसको देवनागरी कहा गया है। काउ प्रोटेक्शन होगा, ये सारी चीजें होंगी। तो सर जब उन्होंने मतलब अपने कॉलेजेस खोले तो हिंदी को प्रमोट किया एक तरह से, देवनागरी और जिस हिसाब से है सारी, तो इसमें इंग्लिश भी तो उन्होंने लागू करी थी कि ये कुछ मॉडर्न लैंग्वेजेस भी हमें हाँ चल देनी है। जाएगी। हाँ बिल्कुल, मॉडर्न एजुकेशन ले लेंगे, वो ऐसा नहीं है, मॉडर्न ले लेंगे और आइडियाज ले लेंगे, वेस्टर्न आइडियाज भी यूज कर लेंगे, लेकिन ब्रिटिश नहीं होगा कुछ। मतलब ब्रिटिश का मतलब है कि जो ब्रिटिश रूल को मदद करे, जो ब्रिटिश रूल को प्रोपोगेट करे, वो चीजें नहीं करनी। तो सर यही यही तो मतलब वो नहीं हो गया कि हिंदी मैनिपुलेट हो गई और इंग्लिश जो है ज्यादा ऊपर आ गई आज के टाइम में भी? नहीं नहीं, हिंदी भाषा उस टाइम बनी रही थी, अब उसमें आप क्या कर सकते हो, सब कुछ तो पहले अंग्रेजी में ही था उस टाइम भी। तो अभी तो मैकॉले आया नहीं ना, मैकॉले आया था 1835 में, जो हमने बात की थी मैकॉले की थी ना हमने बात। यस सर। हाँ जी सर। विलियम बेंटिक की बात नहीं की हमने? हमने किया था ना जी जी। एंग्लिसिस्ट ओरिएंटलिस्ट कंट्रोवर्सी। हाँ, हाँ जी की सर, थी कि नहीं की थी? की थी सर एंग्लो वाली। हाँ तो एंग्लो वही है बस। ये तो अब ऐसा नहीं है, हिंदी में कैसे कर देंगे यार, सारी चीजों को देखना भी तो पड़ेगा। सब लोग, अब मद्रासी को हिंदी कैसे आएगी, पहले से उसको इंग्लिश आती है, तो इसलिए वो इंग्लिश और मद्रासी में चलेगा। हम लोग हिंदी में साथ में चलेंगे, पंजाबी में चलेंगे। अब ये थोड़ा ना है कि अब जो है, भाई देखो ऐसा है, दिल्ली के स्कूल तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक रह गए, दिल्ली के इसलिए ठीक रह गए कि यहाँ हिंदी और इंग्लिश है। अब पंजाब में करके दिखाए ना, पंजाबी से अंग्रेजी में कन्वर्ट करे, 10 साल लग जाएंगे अभी बच्चों को अंग्रेजी सीखने में। मेरी बात समझ आई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर। भाई दिल्ली यस में तो सर। सारे ऑलरेडी हिंदी इंग्लिश है और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ का आपने दिल्ली स्कूल ये वो सब कुछ कर दिया। पंजाब में करो ना, पंजाबी से आप लेके आओ अंग्रेजी में, 10 साल लगेंगे कम से कम, 15 साल। बट सर वहाँ पे हिंदी भी तो है कहाँ पे? पंजाब में। हाँ तो हिंदी है तो रहे, लेकिन मैं कह रहा हूँ वहाँ का, वहाँ जो है पंजाब में फिलहाल ये है कि जो हिंदी का टीचर है वही पंजाबी में पढ़ाएगा, और जो वहाँ इंग्लिश का टीचर है वही पंजाबी में ही पढ़ाएगा। वो इंग्लिश भी पंजाबी में चलेगी, हिंदी भी पंजाबी में ही चलेगी। जब आप सर उसको, करंट सिनेरियो से ज्यादा मेरा कंसर्न ये था कि जो ये बिलीव कर रहे हैं सर, इनके बिलीव में कैरेक्टरिस्टिक है कि कैपेसिटी ऑफ मासेज, लेकिन उसके साथ साथ बिलीव इन इंडियन ग्लोरियस पास्ट। तो उस ग्लोरियस पास्ट को ये डिफाइन किस तरह से कर रहे हैं जिससे तो लोग मैंने बोला तो, कनेक्ट कर पाएं? इंडियन, इनका एक कैरेक्टरिस्टिक है इंडियन ग्लोरियस पास्ट, बिलीव इन इंडियन ग्लोरियस पास्ट। तो उसमें लोगों को कनेक्ट किस तरह से कर पा रहे हैं, ये उसमें जानना। आ रहे हैं ग्लोरियस पास्ट में, ये साइंटिफिक में लेके आ रहे हैं, रिलीजियस आइडियाज लेके आ रहे हैं। ग्लोरियस पास्ट गणपति फेस्टिवल से आ रहा है, ग्लोरियस पास्ट शिवाजी से आ रहा है, दुर्गा माता से आ रहा है, भवानी मंदिर एक पैम्पलेट था, भवानी मंदिर
तो इन चीजों से मुस्लिम जो है या बाकी समाज थोड़ा एलियनेट ही हो जाएगा हल्का सा, क्योंकि वो अपनी जगह ही नहीं देख पाएगा। और ये चीजें उभर के आ जाएंगी आपकी, किस में आ जाएंगी, ये चीजें आपकी उभर के आ जाएंगी स्वदेशी मूवमेंट में, अभी जो हम करेंगे इसके बाद। तो आप कह सकते हो कि अंडरस्टैंड, जो मॉडरेट्स और जो एक्सट्रीमिस्ट हैं उनमें यही फर्क आएगा भाई। एक्सट्रीमिस्ट सबको साथ, मॉडरेट सबको साथ लेके चल रहे थे, एक्सट्रीमिस्ट जो है थोड़े एक्सट्रीम हो गए, तो अब वो थोड़े से एलियनेशन हल्का सा तो बनेगा, मेजोरिटेरियन आइडिया निकल के आएंगे, ठीक है ना। ज्यादा, थोड़ा ज्यादा, ज्यादा तो नहीं पर थोड़ा सा। तो इसीलिए अब होगा क्या, अब होगा जी, मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट की जब हम बात करते हैं तो दोनों के स्वराज में फर्क आ गया, वो हमने बात कर ली। दोनों का ब्रिटिश एटीट्यूड में फर्क आ गया, ठीक है जी, दोनों का ब्रिटिश एटीट्यूड डिफरेंट है। दोनों की मेथोडोलॉजी में फर्क आ गया नहीं आ गया। फिर विद इन एक्सट्रीमिस्ट पर्सनैलिटीज में फर्क आ गया, विद इन एक्सट्रीमिस्ट। नहीं, विद इन एक्सट्रीमिस्ट पर्सनैलिटीज में फर्क आ गया, क्यों जी, मानते हो। यस सर। अब उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट दो अगर हम लोगों की बात करें तो तिलक और गोखले सबसे इंपॉर्टेंट हो जाते हैं एग्जाम्पल केस स्टडी के तौर पे। एक मॉडरेट है, एक एक्सट्रीमिस्ट है, दोनों हैं महाराष्ट्र से, दोनों चितपवन ब्राह्मण्स हैं दोनों। गोखले जेंटल और सॉफ्ट स्पोकन है, तिलक मिलिटेंट है, लेकिन आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव नहीं करते। एटीन एटीज में पहली बार तिलक को जेल हुई थी जब उन्होंने महाराजा ऑफ कोल्हापुर को क्रिटिसाइज किया था, और 1897 में तो मैंने आपको बताया जेल दोबारा गए थे। और जब 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस इन्होंने बम फेंका था, इसकी तो आपको डेट याद होनी चाहिए, इतने बड़े बड़े इवेंट है ये। अप्रैल 1908 में प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने जब बम फेंका था, किस पे, किंग्स फोर्ड पे। किंग्स फोर्ड पे फेंकना चाहते थे, लेकिन गलती से उस कैरेज के अंदर दो वुमेन ट्रेवल कर रही थी, तो तिलक ने फिर से अपने उसमें लिखा, तिलक ने दोबारा लिखा, तो तिलक को इस बार 6 साल की सजा हुई मंडले जेल में, लेकिन तिलक ने लिखा। सर 1897 में ही फेंका था बम भी? नहीं भाई, 1908 बोल रहा हूँ ना मैं। 1908 इसमें सर खुदीराम बोस तो इतना आहत हुआ था उसने बाद में सुसाइड अटेम्प्ट भी कर, खुद ही आत्मग्लानी में। नहीं नहीं, चाकी ने सुसाइड किया था, बोस को हैंग कर दिया गया था। चाकी, प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कर लिया था डर के मारे। डर के मारे तो कह नहीं कह सकते सर। देखो डर का मेरा कहने का, देखो डर कोई बुजदिलता नहीं है, पहली बात ये नहीं कि कोई डर गया तो अब मतलब तुम्हारे लिए अगर ये मानना है कि तुम्हारा चौड़ा होने का मतलब है कि तुम्हारी कार से, तुम्हारी स्कूटर से, बाइक से किसी ने टच कर दिया तुम गोली मार दो, तो ये बहादुरी नहीं है कोई। या किसी ने एक गाली दे दी, तुमने बोला गाली क्यों दी, और तुम उसकी छाती पे बैठ के तुमने चाकू मार दिया, ये कोई बहादुरी नहीं है। प्रफुल्ल चाकी की बहादुरी थी, करेज थी, उसने जो मन में करना चाहा वो उसने किया। लेकिन ब्रिटिश तंत्र के सामने जब चारों तरफ पुलिस स्टेशन, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हर जगह जब सिपाही घूम रहे हैं, हर जगह जब लोग उसे ढूंढ रहे हैं, जगह जगह उसके पोस्टर लगा दिए गए हैं 1908 में, आज के टाइम में तो तुम जो है मतलब टॉयलेट में बंद करके मर जाओगे। हम में अपनी हिम्मत नहीं है जितनी उन्होंने उस समय में उस बालक ने वो हिम्मत दिखाई। इसीलिए ऐसे व्यक्ति को भगवान कहा जाता है। जीवन को उसने निछावर कर दिया भारत माता पे, जो उसको बेस्ट लगा। स्वदेशी मूवमेंट तो कर नहीं पाई थी पूरा जो करना चाहती थी, उससे जो है फ्रस्ट्रेशन हो गई यूथ में कि ये भी बोलते थे इन्होंने कुछ नहीं किया, हम करेंगे। तो ब्रिटिश रूल तो नहीं उखाड़ सकते, लेकिन एक एक आदमी को मार तो सकते हैं। सेम एज इट इज आप चंद्रशेखर आजाद की मौत को भी सुसाइड नहीं कह सकते। चंद्रशेखर आजाद की क्या?
मौत को सर, डेथ को सुसाइड ही कह सकते हैं। नहीं, वो सुसाइड नहीं है भाई, वो शहादत है। वो उन्होंने गोली मारी है खुद को, डर के नहीं मारी उन्होंने पहले ही बोल रखा था मैं कुछ भी हो जाए अंग्रेजों के हाथ नहीं आऊंगा। सर वही वही नहीं चीजें है, सेम है। नहीं सेम नहीं है। सेम कैसे हो जाएंगी चीजें, हद होगी यार। डरते नहीं थे वो। उनका इंटरप्रिटेशन है कि मैं हाथ नहीं लगाने दूंगा, मेरे मरे शरीर को हाथ लगाएंगे वो, और उसके मरने के बाद भी 20 गोलियां मारी गई थी उसको तो। सेम सर, उनका भी ऐसे ही था, वो भी चाहते थे कि मैं ब्रिटिशर्स के हाथ में ना हूँ। हाँ तो ठीक है, वही बात है। प्रफुल्ल चाकी भी ऐसा चाहते होंगे, लेकिन प्रफुल्ल चाकी इतने सीजन्ड और एक्सपीरियंस प्लेयर नहीं थे। और तिलक को तो कहा गया था फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट। भारत में उपद्रव उपद्रव और राष्ट्रवाद का जो प्रतिपादक है वो कौन है? बाल गंगाधर तिलक। तो तिलक जी को तो फांसी हो गई थी या फिर अरे नॉर्मल डेथ? बुढ़े हो गए तो लास्ट में वो नहीं रहे, 1856 से लेके 1920 तक जिए वो। 20 वो लगा लो साल और 44 साल वो लगा लो, 76 साल जिए वो। 20 और 44 कितना होगा? 66। 74, 74 यार, 64 कहाँ? 20 और 64 हो 44। गया सर। 56 और 44, 44 प्लस 20, हाँ 64। बताओ, ये तो उम्र ही नहीं है कुछ भी यार। गजब थे वो भी, महान। और आज हम उन्हें पूछते नहीं उस तरीके से। जो हिस्ट्री पढ़ते हो ना तो पता है सर महत्व उनका, बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष और ये। तो यानी कि एक्सट्रीमिस्ट जो है वो सोशल इक्वलिटी मांग रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो पॉलिटिकल इक्वलिटी मांग रहे हैं, एक्सट्रीमिस्ट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन को नहीं मान रहे इतना। वो चाह रहे हैं कि भाई थोड़ा सा मतलब जो है एक्टिव रोल हो। तो एक्टिव रोल का मतलब जैसे बायकॉट, स्वदेशी, पैसिव रेजिस्टेंस। मॉडरेट जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन कर रहे हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जो कल के मॉडरेट थे, वो तो कल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे पुराने, जो अपने आप में अपने आप में जो है अपने आप में दादा भाई नौरोजी भी एक्सट्रीमिस्ट ही है। अपने आप में दादा भाई नौरोजी भी एक्सट्रीमिस्ट है अपने समय के हिसाब से। तो बाल गंगाधर तिलक अपने हिसाब से एक्सट्रीमिस्ट है। अब उनके बाद गांधी जी आ जाएंगे, गांधी जी हर तरह के टूल को यूज कर रहे हैं, वो उनसे ज्यादा एक्सट्रीमिस्ट है उस तरीके से। बात समझ आई? हम्म। यस सर। तो अगर हम ये कहें कि एक्सट्रीमिस्ट की आइडियोलॉजी थी कि वो ब्रिटिश के अगेंस्ट मिलिट्री कूप कर दें या मिलिट्री रिवोल्ट कर दें, ट्रू है कि फॉल्स है? मिलिट्री को कैसे करेंगे सर, ये नहीं अब कर पूछ रहा पाएंगे। हूं मैं, ट्रू या फॉल्स बोल दो बस तुम तो। फॉल्स कहेंगे फॉल्स सर। है, ये तो बिल्कुल फॉल्स है। या फिर मैं कहूं कि वो चाहते थे कि स्वदेशी प्रोडक्ट्स को बढ़ाकर हम आइडियोलॉजी अपनी पूरी कर लेंगे, ऐसा है क्या? सेल्फ यस गवर्नमेंट सर। हमें सेल्फ गवर्नमेंट हमें स्वदेशी आइटम बेच बेच के आ जाएगी, ऐसा है क्या? फॉल्स है सर ये। फॉल्स है ये बात भी। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल एजिटेशन की जगह कुछ और हमें करना चाहिए, वो ट्रू है। यस सर। और एक्सट्रीमिस्ट को क्यों नहीं, एक्सट्रीमिस्ट की मूवमेंट में मुस्लिम्स क्यों नहीं अट्रैक्ट होंगे? क्योंकि वो हिंदू पास्ट को लेके आ रहे हैं, इंडिया के पास्ट को नहीं ला रहे। किसके पास्ट को लेके आ रहे हैं? हिंदू कास्ट को। हिंदू पास्ट को लेके आ रहे हैं। ये है प्रॉब्लम सारी के साथ। उसमें मुसलमान का कोई रोल ही नहीं है, तो थोड़ा एलिनेशन हो जाएगा। और इसीलिए हम कहते हैं कि जब स्वदेशी मूवमेंट हुई उसी टाइम पर जो है आपके मुस्लिम लीग बनेगी। जिस समय स्वदेशी मूवमेंट हो रही है उसी 1906 के आसपास। अब बोलो कोई डाउट है तो। सर आपने रिवॉल्यूशनरी और एक्सट्रीमिस्ट में क्या डिफरेंस बताया था अभी? अभी आएंगे उस पे हम। बस तुम एक्सट्रीमिस्ट को समझ लो पहले सारा का सारा। रिवोल्यूशनरीज को हम लेंगे पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट के बाद में। अभी हम समझने जा रहे हैं पार्टीशन ऑफ बंगाल। पहले, इससे तो पहले अगर डिफरेंस आपको डिफरेंस जो आप पूछ रहे थे सर, उसका आंसर बता देते हैं। किसका आंसर बता दो? जो आप पूछ रहे थे रिवोल्यूशनरी और उसका एलिमेंट्स है। यार एक तो पता नहीं क्या बोलते हो यार, बोलो तो ठीक से यार।
बोलो। रिवोल्ट्री और एलिमेंट्री रिवो एलिमेंट्स उसमें पूछा नहीं सर आपने डिफरेंस क्या है? क्या पूछा मैंने, मेरी समझ नहीं आ रहा, बोलो दोबारा। रिवॉल्यूशन एक्सट्रीमिस्ट में डिफरेंस पूछना चाह रहा है सर मैं बाजी। बता दूंगा भाई, रुक जा भाई, अभी पहले रिवोल्यूशन तक पहुंच तो जाए, मैं भूलूंगा नहीं। तुम्हारे सारे प्रश्नों का उत्तर देने को मैं तो तैयार हूं, बल्कि तुम्हें आज से एक और काम करना चाहिए। कक्षा समाप्त होने के बाद मैडम जो बैठी हैं, रोहित, जी सर। आज से आप जो है, आप भी, सचिन जी, राजीव जी, कोमल जी, जो भी लेसन से लर्निंग हुई मैडम को दोगे, और मैडम फिर उसके बाद उसको पोस्ट करेंगे आज से। ओके सर। रोहित, सचिन जी, राजीव जी और कोमल जी को जैसे ही कक्षा खत्म हुई, कुछ नहीं करना है, टॉयलेट बाद में जाना है, पानी पहले पीना है, खीखी बाद में करना है, पहले ये लिखना है कि मेरे पल्ले क्या पड़ा। वही याद रहेगा और कुछ याद ही नहीं रहेगा। करोगे करोगे तो भाई अपना हैंड ऐसे मुझे शो कर दो। यस यस सर। सर। और भाई वो तेरे को शहीद आजम भगत सिंह पे सचिन अगर कुछ बात करनी है तो अभी कर ले, नहीं तो फिर टाइम हो जाएगा। सर आप ही बता दो आइडियोलॉजी उनकी। आप पहले बोलो ना कि क्या समझते हो, फिर मैं बताऊंगा कि ये गलत समझ रहे हो सही सर समझ। मुझे मुझे पूछना है आप पूछ। कि भगत सिंह को सर टेररिस्ट भी क्यों कहते हैं मतलब? देखो, भगत सिंह टेररिस्ट नहीं थे, टेररिज्म कहा जाएगा जब अंग्रेज रूल के कॉन्टेक्स्ट में बात करोगे। इसीलिए मैं कह रहा हूं ना, वो तो सारे रिवोल्यूशनरी टेररिस्ट हैं, क्योंकि भारत में रूल किसका था, अंग्रेजों का रूल था। तो अंग्रेजों का रूल जब ये कह रहा है कि अंग्रेजों का रूल वो नहीं है, वो भारतीय रूल है, और भारतीय रूल के अगेंस्ट अगर आप आवाज उठाओगे तो आप टेररिस्ट हो। लेकिन हम कह रहे हैं तुम भारतीय नहीं हो, तुम तो अंग्रेज हो, और अंग्रेज हमारा रूल नहीं है, इसीलिए हम टेररिस्ट नहीं है। अपनी स्वाधीनता के लिए अगर मैं लड़ाई लड़ रहा हूं और आप मेरे हित के रक्षक नहीं हो, तो मैं टेररिस्ट नहीं हूं। तो इसीलिए ये अलग अलग इंटरप्रिटेशन है, पर टेररिज्म नहीं है वो। चेचेनिया, चेचेनिया हो गया, जिनजियांग हो गया, चाइना के लिए जिनजियांग टेररिज्म है, लेकिन जिनजियांग वालों के लिए वो जो है ऑटोनॉमी है। जम्मू कश्मीर वाले कहते हैं हमें चाहिए आजादी, तो आजादी नहीं है भाई, वो देश का विभाजन है। इसीलिए पाकिस्तान का जो कश्मीर है उसको कहा जाता है आजाद कश्मीर, जबकि है वो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर। क्योंकि पाकिस्तानियों की नजर में वो तो आजाद हो गया, और जो हिंदुस्तान के पास रह गया वो है गुलाम। और हम कह रहे हैं हमारा गुलाम नहीं भाई, तुम्हारा गुलाम है। अब समझ आई बात। हम्म। तो जैसा देश वैसा भेष। वैसा देश। बिल्कुल। अब कई लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे राजीव बिल्कुल नहीं पढ़ता, राजीव टाइम पास करता है, लेकिन राजीव को पता है वो बहुत मेहनत कर रहा यस सर। है ना। पता है ना तेरे को तो। और बताइए। तो भाई देखो, भगत सिंह साहब जो थे वो शुरू में तो ठीक है, उन्होंने सांड्रस को गोली मार दी, ठीक है, लेकिन वो इंडिविजुअल पिस्तौल के फेवर में नहीं थे। वो ऐसी रिवोल्यूशन नहीं चाहते थे। सर एक दूसरा ये कि जब चंद्रशेखर आजाद पार्क में थे, पार्क में नहीं, वैसा, पार्क। हाँ पार्क। पार्क में थे हम्म, पार्क में थे तो सर एल्फ्रेड पार्क, मैं वो जगह गया हूँ, मैं एल्फ्रेड पार्क गया हूँ, और इलाहाबाद म्यूजियम में उनकी मैंने वो पिस्तौल भी देखी है, मेरे पास उसका फोटो भी है। हाँ सर, तो हम्म। वहाँ पे सर उसमें यूं कहते हैं कि जो कांग्रेस के जिन्होंने उनकी मुखबरी करवाई थी। कांग्रेस के नहीं होंगे, कोई और होगा वो। कांग्रेस तो आज आप बोल दो, हर चीज पुरानी कांग्रेस पे डाल दो, कोई नहीं जरूरी सर, वो नहीं। कहते हैं रिपोर्ट के हिसाब से कहते हैं कि वो जो नोट्स भिजवाया गया था अंग्रेजों के पास, वो पंडित नेहरू ने भिजवाया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज नॉनसेंस। नेहरू था। नेहरू सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? अरे यार देखो, ये तो वही वाली बात है, जैसे अभी कुछ लोग कहते हैं कि देश का विभाजन नहीं होता अगर नेहरू जो है लवर थे लेडी माउंटबेटन के, इसीलिए देश का बट गया। अरे भाई ये कोई बात है। वो सर इसलिए भी था क्योंकि अगर चंद्रशेखर आजाद और ये सब जिंदा रहते हम्म। तो इनकी जो मतलब जो उन्होंने चलाया थी ना अपनी सर एसोसिएशन, वो कांग्रेस से भी ज्यादा ऊपर चली जाती है। ऐसा कुछ नहीं है। HSRA था उसका नाम, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन थी। उसका भी रोल है देश की आजादी में। तो आप तो कहना चाहते हो कि कल को जो रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट हुआ, या कल को जो है वो जो INA बनी, वो सब भी चंद्रशेखर आजाद और इन्होंने बनाई थी? ऐसे नहीं होता यार। गांधी जी की मूवमेंट सबसे प्रोमिनेंट मूवमेंट थी, गांधी जी के आइडिया सबसे प्रोमिनेंट थे, सबसे प्रोमिनेंट थे। सिर्फ वही नहीं थे, वर्कर मूवमेंट भी हमने लिखी है, पीजेंट मूवमेंट भी हमने लिखे हैं, ट्राइबल रिवोल्ट भी हमने लिखे हैं। कीमत सबने अदा की है।
तो ऐसा नहीं है आज आप कह दो कि भारत 1914 के 2014 के बाद ही आजाद हुआ है, ये वही वाली बात हो गई कि सब कुछ 2014 के बाद ही हुआ है। ये कैसे हो जाएगा? ये बदलाव आया है, बदलाव तेजी से आया है, आ रहा है। गडकरी जी ने आज कहा है कि 2024 या पता नहीं क्या 2000 कब तक उन्होंने कहा है, 25 तक या पता नहीं कौन सी डेट बोली है कि हमारी सड़कें अमेरिका और उसके बराबर हो जाएंगी, हमारी सड़कें यूरोपियन और इंग्लैंड के बराबर हो जाएंगी। उन्होंने कहा है दिल्ली मुंबई आप 12 घंटे में बाई कार ट्रेवल कर सकते हो। उन्होंने कहा है कि दिल्ली अमृतसर 4 घंटे में। उन्होंने ये भी कहा है कि 60 किलोमीटर से पहले कोई टोल नहीं होगा दूसरा, एक टोल से दूसरे किलोमीटर के बीच में 60 किलोमीटर का फर्क होगा। तो देश ऐसे बनता है। इसके लिए लेकिन पहले गोल्डन कोलेटरल तो किया था ना, वाजपेयी जी ने भी गोल्डन कोलेटरल किया था, सागरमाला प्रोजेक्ट था। उससे पहले लिबरलाइजेशन ही नहीं होता, तुम ये कैसे करते? तो हर चीज के पीछे एक धुरी है। समाज में सबका योगदान है, लेकिन समाज के बचाव के लिए समाज का होना और राष्ट्र का होना और देश का होना बहुत जरूरी है। अब सब कुछ प्राइवेटाइज कर दोगे तो तुम रोटी खा के दिखा देना। खाई थी नहीं सर्दियों में गोभी, 40 रुपए किलो से कम कोई गोभी थी कभी? सर्दी पूरी चली गई। अब भिंडी नहीं होगी तुम्हारी 40-50 रुपए की कम, अभी तो 100 रुपए बिक रही है। तो आम आदमी को आजादी का मतलब है उसको पढ़ाई लिखाई रहना खाना मिल जाए भाई। समझाई बात? तो ऐसा नहीं है। अब जैसे आप मतलब नेताजी सुभाष का जो स्टैचू लगाया गया है अभी, अमर जवान ज्योति, मैंने एक वीडियो भी बनाया, उस पर जरूर देखिएगा। बाकी भी तुम छोटे छोटे वीडियोस देख सकते हो, तुम्हारा फायदा ही होगा उसमें। मैं बहुत ज्यादा वीडियो, हाँ किस पे है सर वीडियो आपकी? वीडियोस का मैं आपको वो, एक सेकंड, चैट बॉक्स कहाँ गया यार, ये रहा। अनसरकारी चैनल करके नहीं है सर? सरकारी चैनल का नाम है, जिसका मतलब होता है, जिसका मतलब होता है अनसरकारी का मतलब होता है यूनिक। अन मतलब यूनिक है ये, यानी आपको सरकारी बनना है तो आपको यूनिक बनना पड़ेगा। सरकारी से जो आदमी के माइंड में आता है कोई काम नहीं करता, ये तो सरकारी दफ्तर है, ये तो सरकारी है, ऐसा नहीं है। आपको सरकार का पार्ट बन के उसका गौरवमयी आपको बनना है, आपको उसको गौरवान्वित करना है, आपको समाज के लिए भी काम करना है। इसलिए हमने नाम क्या रख दिया? अनसरकारी। यूनिक नाम है सर ये तो तू भी तो यूनिक है, जब तू एग्जाम निकालेगा तो यूनिक ही बनेगा, टेंशन क्या है? तो पॉइंट समझिए। तो पॉइंट ये है कि आप मुद्दे की बात कीजिए। कभी ये नहीं आएगा कि लेडी माउंटबेटन से उसका लव अफेयर था, भाई होगा ना होगा उससे ठीक है, लेकिन देश किसी ने नहीं बेचा यार। ना भगत सिंह ने बेचा है, ना आजाद साहब ने बेचा है, ना कांग्रेस ने बेचा था। बंटवारा करने का जो आग थी वो मोहम्मद अली जिन्ना, और उसके बाद पहले तो मोहम्मद अली जिन्ना भी मॉडरेट और बहुत ज्यादा पॉजिटिव थे। तो बहुत सारे फैक्टर हैं, रेडिकल नहीं एलिमेंट्स ने। सर, नेहरू जी तो खिलाफ थे पार्टीशन के। अभी हम देखेंगे जब हम 1947 तक पहुंचेंगे, किसी एक आदमी के बीच की बात ही नहीं रह गई थी। जब अंग्रेज है तुम्हारे साथ, गलतियां तो कई हुई हैं। अभी हम देखेंगे ना, कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट्स आए ही क्यों, और कॉमनवेल्थ इलेक्टोरेट्स आ भी गए तो उनको आगे क्यों बढ़ाया गया? वहीं से गड़बड़ होनी शुरू होगी। जब महात्मा गांधी जी ने सर ये कहा था कि देश का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, ये सब बोलने से नहीं होता। तो देश का बंटवारा तो हो गया सर लेकिन महात्मा गांधी तो जिंदा थे तब भी। अरे यार ऐसा उन्होंने नहीं बोला। और तुम एक आदमी, वो आदमी नहीं थे, वो तो पर्सनैलिटी थे। आज गांधी जी को कौन पूछ रहा है? भाई सावरकर को महाराष्ट्र ने ले लिया, तिलक को महाराष्ट्र ने ले लिया, चलो ठीक है। शहीद आजम भगत सिंह को पंजाब ने ले लिया। गांधी क्या है? गांधी तो यूनिवर्सल है, गांधी को तो कोई पूछ नहीं रहा है। तो नथुराम, नाथुराम गॉडसे को ले लिया आपने, उसके ऊपर भी बात हो रही है। गांधी को तो कोई नहीं पूछ रहा, क्योंकि गांधी ने जो है ना, गांधी ने अपनी कोई ऐसी आइडेंटिटी बनाई ही नहीं। गांधी ने अपना यूनिवर्सल अप्रोच रखी, इसीलिए आज उनको जैसे मर्जी पीटते रहो, जैसे मर्जी जूते मारते रहो। सर गांधी ने, गांधी जी को तो पूछते हैं सब। नहीं ऐसा नहीं है। आप बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं जो कह रहा हूँ, देखिए हर तरह के इंटरप्रिटेशन होने चाहिए। जैसे आरएसएस के जो पहले संस्थापक थे, उनका भी रोल है, उनको भी पढ़ा जाना चाहिए। उनके बारे में भी चीजें होनी चाहिए ताकि समझ में आए कि उन्होंने क्या रोल प्ले किया है। सर हिस्ट्री में इतनी बड़ी आइडेंटिटी ले ली और मतलब इतने बड़े काम किए हैं और राष्ट्रपिता बने हैं इंडिया के। तो आप कह रहे हैं ना खुद ही कि भाई गांधी जी ने कहा कि मेरी लाश पे से होना चाहिए, वो तो ऐसा थोड़ा ना है यार, कोई ये ड्रामा नहीं हो रहा ये था। ये वर्ड्स बोले थे सर उन्होंने। अरे यार किसी बहुत बड़ी स्पीच दी होगी, किसी कॉन्टेक्स्ट में कहा होगा। वो जुमले नहीं मारते थे वो। उनकी अगर आवाज सुनोगे ना तुम तो सो जाओगे। ही वॉज नॉट ए ऑरेटर।
गांधी जी की अगर आवाज सुनोगे कि गांधी जी के भाषण कैसे था, तो तुम्हें नींद आ जाएगी सुन के। वो कोई बहुत अच्छे बोलने वाले नहीं थे वो। बट सर ये भी है कि जो क्लेमेंट एटली थे, तो क्लेमेंट उन्होंने एटली। ठीक है, हाँ, तो उन्होंने भी यही माना था कि जो आज़ादी अगर भारत को वास्तव में मिली है, वो सुभाष चंद्र बोस की जो फौज खड़ी हो गई थी उस टाइम पर, बावन तो पाँच भाई हजार या कुछ। भाई बात समझो, हाँ ठीक बात है, 1942 के हाँ रिवोल्ट के बाद अभी हम आएंगे उसके ऊपर। आईएनए का और रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। रोल रहा है वो, फिर जापान के उसके बाद डिफीट के बाद तो सब हाँ वैसे ही लगे थे। हाँ चीजें फिर हो इंडिया गई, से थे। 50 चीजों ने मिलके चीजों को हिलाया। आप ये कह सकते हो कि रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट को भी उतनी वैल्यू मिली जानी चाहिए, और आईएनए को भी वो वैल्यू मिलनी चाहिए देश के आजादी में। ना सिर्फ आप ये कहो कि भाई गांधी जी ने आजादी दिला ली या भगत सिंह ने आजादी दिला दी, सबका रोल है, ऐसा आपको देखा जाना चाहिए। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि देश का जितना भी बंटवारा नहीं हुआ और जो भी एकता रह गई, जो भी हम एक हिस्से में आ गए बाहर, सिर्फ ये पाकिस्तान वाला पार्ट छोड़ दे, तो इसके लिए भी आपको गांधी जी को क्रेडिट देना चाहिए, कांग्रेस एज ए मूवमेंट को क्रेडिट देना चाहिए, मेरा ये कहने का अर्थ है। जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बना उसमें भी, वरना सब लोग मिलके कैसे करते, बाबा साहब अम्बेडकर साहब भी थे उसमें, उन्होंने उनको कॉन्स्टिट्यूशन का निर्माता कहा गया, उन्होंने किया। सर तो 23 मार्च है, इसमें कहते हैं कि उनको फांसी दी गई थी। क्या ऐसे एविडेंस है कि लोगों के सामने या इसको, औपचारिक भगत सिंह को, राजगुरु सुखदेव ने, हाँ कि इन्हें ऑफिशियली फांसी दी गई हो सर, इस तरह की? है ना, पाकिस्तान में है, लाहौर में है, बिल्कुल डॉक्यूमेंट्स हैं इसके, लाहौर या फिर नहीं, ऐसे तो ब्रिटेन कोई में होंगे एविडेंस इसके नहीं है जो डॉक्यूमेंट हैं। ऑफिशियली बिल्कुल है। उनको दिया गया था। वो भी छोड़िए, बल्कि उनको फांसी देने फांसी के देने के बाद ये बाद जो है उनकी चुपचाप जो जो है, बॉडी थी चुपचाप उसमें इनको थी। जलाने की तैयारी की गई थी कि नदी के किनारे, रावी नदी के किनारे इनको खत्म कर दिया जाए, जला दिया जाए। लेकिन लोगों को पता चला ऐसा कुछ हुआ, तो वो भी हुआ। तो ऐसा नहीं है कि नहीं किया गया, नहीं, है उनकी बॉडी सत्य। को सर कट कर दिया था, पीसेस कर दिए थे उनकी बॉडी के। अब ये तो देखिए, मैंने अभी नहीं पढ़ा ऐसे, तो मतलब हुआ होगा, आई एम नॉट डिनाइंग इट, बट द व्हाट आई एम और ट्राइंग। जो जेल थी उसके बाहर सारे लोग खड़े हो गए थे, इसलिए पीछे दीवार तोड़ के तब उनको ले जाया गया था वहां से। नहीं, अब ये तो पता नहीं मूवी में, लेकिन जैसा होता है वैसा असली में कुछ नहीं हुआ। नहीं सर, ये बुक्स में है सारी चीजें। हाँ, हो सकता है, आई एग्री विद यू। लेकिन पॉइंट ये है, जैसे उनके जो एक्चुअल है, तो मैं तुम्हें बस एक बात बताऊंगा बिफोर वी वाइंड अप, कि भगत सिंह जी का कहना था कि मैं क्यों बचूं, वो बच सकते थे, आराम से बच सकते थे, लीगली बच सकते थे वो। लेकिन उन्होंने बच जाने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जब आज तक जो है इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी आए, इतने बड़े बड़े लोगों ने शहीदी दी, और मैं बच के निकल जाऊं, तो उनकी शहीदी तो पानी में चली गई उस तरीके से। मैंने क्या किया मदरलैंड के लिए? मैं अपनी एक एक जान से मैं इंस्पायर करना चाहता हूँ। तो उन्होंने फिर जो है, एक उनका जो है, जो उनका इमोशनलिज्म है, जो उनका इंस्पिरेशन है, जो उनकी जज्बात है, उनको उन्होंने करते हुए उन्होंने किया। उन्होंने वरना किताब भी लिखी थी, हिंदू धर्म सिख धर्म किसी चीज के वो नहीं थे। वो तो कहते थे वाई एम एन एथिस्ट, उन्होंने किताब लिखी वाई एम एन एथिस्ट, मैं एथिस्ट क्यों। उन्होंने कैपिटलिज्म के अगेंस्ट बोला, उन्होंने कॉलोनिज्म के अगेंस्ट बोला, उन्होंने वर्कर्स के फेवर में बोला, उन्होंने पीजेंट्स के फेवर में बोला। अब जोश से नहीं हो सकता ना, ही वॉज वन एलिमेंट। हाँ ये जरूर है कि उनके उनके मातृधूम से, उनकी शहीदी से एक टाइम पर भारत में बहुत ही क्रोध, ग्रीफ और बहुत जो है एक उफान आया। और गांधी जो सेशन अगले साल कराची में ही हो रहा था, उसी टाइम कराची में सेशन हो रहा था, तो गांधी जी की गाड़ी पर पत्थर भी मारे गए। तो क्योंकि वो एरिया बहुत ज्यादा वो था, वही चीज उसी टाइम आप मद्रास में पूछो ना, कि मद्रास में भी वही चीज हो रही थी, नहीं हो रही थी, इसका मतलब थोड़ी ना कि मद्रास वाले जो है इंडिया के साथ नहीं है। बात सर समझ। तो सर गांधी कांग्रेस के लिए लोग इसलिए भड़क गए थे काफी ज्यादा उस पे, कि कई लोग ये मानते थे कि गांधी जी भगत सिंह की ना फांसी रुकवा सकते थे। हाँ मैं आपको यही कहना लेकिन चाह रहा हूँ कि गांधी जी ने जो है हाँ, लेटर लिखा था वाइस रॉय को। गांधी जी ने वाइस रॉय से भारत में रूल के बीच में जो है थोड़े अच्छे रिलेशन बनेंगे, उन्होंने ऐसी रिक्वेस्ट की थी, लेकिन ब्रिटिश ने मानने से इनकार कर दिया। गांधी इरविन पैक्ट में गांधी जी इसको एक मुद्दा नहीं रख सकते थे, क्योंकि यदि वो ऐसे मुद्दा रखते तो वो उनके अपने प्रिंसिपल सब चीजों के खिलाफ होता, क्योंकि वायलेंस तो उन्होंने किया ही था, भगत सिंह और सुखदेव और राजगुरु साहब ने। इसीलिए नहीं वो सर, डायरेक्ट, उसमें ब्रिटिशर्स ने ये बोला था कि अगर आप भगत सिंह से माफी पत्र लिखवा के हमें दे दो, अरे नहीं अगर यार, वो माफी। हाँ जी मुझे सर, बिल्कुल। माफी पत्र रियलिटी लिखो, है। तो माफी हाँ तो मांगी नहीं उन्होंने। मैं ये तो कह रहा हूँ आपको कि हाँ, उन्होंने वही क्या करा, माफी नहीं उन्होंने नहीं मांगी, बचाना इसीलिए अपने आप उन्होंने को।
उन्होंने ये मुझे नहीं उन्होंने बचाना है अपने आप, मुझे बचाना ही नहीं है अपने आप को। हाँ इसीलिए सर। तो लेकिन वो कोई इंडिविजुअल हीरोइक एक्सरसाइज नहीं है, वो जनता को जगाने के लिए है, देश को जगाने के लिए है, देश की भले के लिए है। सर जैसा इन्होंने चाहा, भगत सिंह ने जिस चीज के लिए बलिदान दिया, जी। जैसा इंडिया बनाना चाहते थे, हम्म। जो भी चाहते, क्या हम उस डायरेक्शन में जा रहे हैं सर? हाँ, डायरेक्शन में तो जा रहे हैं, बिल्कुल। हाँ, जा रहे हैं उस डायरेक्शन में, धीरे तेज से ही जा जरूर रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं। इसके बारे में हम अलग से बात कर सकते हैं। आई विल प्रूव यू कि जा रहे हैं। और ऐसा नहीं है, भगत सिंह के आइडियाज को फॉलो करने वाले इंडियन आईपीएस, इंडियन आईएएस, बाकी सर्विसेज के ऐसे ऐसे ऑफिसर्स हैं, मेरे भी कुछ स्टूडेंट्स हैं जो बहुत मतलब जिनकी वजह से देश चल रहा है। तो जो पेपर में आता है, जो एक फोटो चमकाते हैं, जो इंस्टाग्राम पे अपने कपड़े दिखाते हैं, वो देश नहीं चला रहे, वो और बहुत देश चलाने वाले, उनसे देश चल रहा है। सर वो है इनकी भगत सिंह। बेसिक आइडियोलॉजी क्या थी, इनको जिससे जी इंस्पायर होते थे देश के लिए जी इतने? जी। तो बेसिक आइडियोलॉजी थी जिससे इंस्पायर बेसिक हुए? आइडियोलॉजी ये थी, बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि भाई मैं तो मान लो गरीब और अमीर पैदा हुआ हूँ, मैं तो दो रोटी कमा लूंगा, मैं रह भी जाऊंगा, लेकिन मेरे देश पे यदि कोई फॉरेन पावर रूल कर रही है तो मुझे पता है कमजोर आदमी कभी भी आराम से नहीं जी पाएगा, तो मुझसे उसकी पीड़ा नहीं देखी जाती। और उसकी पीड़ा को दूर करने के लिए मैं उस आदमी को रोटी दे दूंगा तो उससे तो चलो हो जाएगा, उसका पेट तो भर जाएगा, आजादी नहीं मिलेगी। तो ऐसी आजादी लाने के लिए मुझे चाहिए कुछ मैं ऐसा करूं जिससे विदेशी ताकत समूल नष्ट हो। तो बेसिक आइडियोलॉजी थी कि मदर लैंड शुड बी फ्री। बेसिक आइडियोलॉजी इसकी ये है, जो फ्रीडम होती है उसकी बेसिक आइडियोलॉजी ये है कि आई शुड हैव द राइट टू हैव माई ओन अपॉर्चुनिटीज एंड माई ओन लिबर्टी अंडर ऑल सर्कमस्टेंसेस। ये डिजायर आदमी को सेल्फ सेक्रीफाइस करने पर मजबूर करती है। नेल्सन मंडेला से लेकर आन सांग सू की से लेकर और बड़े बड़े रिवोल्यूशनरीज ने यही किया है। बेसिक आइडियोलॉजी इज द ह्यूमन बीइंग मस्ट बी फ्री। इंसान जो है फ्री होना चाहिए, बंधन में नहीं होना चाहिए। लाखों लोग इसीलिए अपनी जान दे देते हैं, चाहे वो तियानमेन स्क्वायर हो, चाहे वो नॉर्थ कोरिया हो, चाहे वो ईरान हो, चाहे वो वर्कर्स प्रोटेस्ट हो, तो लोग बोलते हैं मुझे जीना ही नहीं है ऐसा, मरना मंजूर है। चाहे वो स्लेवरी के अगेंस्ट हो, चाहे वो सिविल राइट्स के फॉर हो, चाहे वो मतलब यू नो चाहे वो कैपिटलिज्म के अगेंस्ट हो, और चाहे फिर वो यूक्रेन के फाइटर हो। यूक्रेन बोल रहा है भाई सब ठीक है, लेकिन देख लो अब रशिया ने सोचा था अब तक खत्म हो जाएगा, लेकिन वो तो खत्म ना हुआ, एक महीना होने को आ जाएगा। कब शुरू हुआ था ये? एक महीना हो गया ना? सर 21 मार्च उसको हो गया था फैब में शुरू। बताओ, एक महीने से ज्यादा हो गया, और कोशिश उनकी, रशिया ने सोचा नहीं होगा। अभी कल ही एक रिपोर्ट आई थी कि भाई, एक महीना नहीं हुआ सर, 28 दिन हो गए। अच्छा 28 दिन हुआ, ठीक है। तो वही है भाई, इट्स अ डिबेटेबल पॉइंट, ठीक है ना। और बताइए। तो कल हम जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल और स्वदेशी मूवमेंट को लेके चलते हैं, ताकि एक पूरा आपको समझ में आ जाए, और उसके साथ फिर हम जो है रिवोल्यूशनरीज को लेके चलेंगे। इफ एनी डाउट प्लीज टेल मी। ओके सर। कोई और क्वेश्चन आपको पूछना है किसी सर को? नोट्स राइटिंग जो होती है सर, उसमें फिर मतलब कैसे क्या लिखना, और नोट्स बनाते टाइम किस तरह से बनाए, थोड़ा गाइड कर देते सर। जो हम कर रहे हैं या किताब से? देखो अब आप जैसे, अब जब हमने समझ लिया पूरा, तो आप हम्म। उसके बाद ऐसा भी कर सकते हो, सबसे पहले एनसीईआरटी उठा लो और उसके चैप्टर को बिना इस लेक्चर का नोट बनाए पहले उसको पढ़ जाओ और उसमें से निकाल लो जो निकालना है। फिर तुम्हें पता लग जाएगा कि मैंने एनसीईआरटी सर ने ये चीजें कॉमन बोली थी, मैंने ये नोट करनी। फिर जब लेक्चर सुनते तो समझो उसको, उसमें से जो कीवर्ड मिलते हैं वो लिख लो, और मेरा लेक्चर सुनने के बाद इमीडिएटली आंसर लिखने की कोशिश करो। वर्ड बाय वर्ड सब कुछ मत नोट करो, उससे कुछ नहीं होगा। वर्ड बाय वर्ड नोट करने से नहीं होगा? कब पेपर ही नहीं निकलेगा कभी भी किसी भी सब्जेक्ट में। डिक्टेशन नहीं चाहिए, डिक्टेशन चाहिए जब बहुत टेक्निकल, बहुत ही ज्यादा, जैसे मतलब ऑप्शनल सब्जेक्ट जो होता है, और ऑप्शनल सब्जेक्ट में भी वो ऑप्शनल सब्जेक्ट जैसे पॉलिटिकल साइंस है, या फिर जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, या फिर एंथ्रोपोलॉजी है, या फिर सोशियोलॉजी है, उसमें भी वो उस चीज का डिक्टेशन होना चाहिए जो चीज किसी थिंकर ने, किसी व्यक्ति ने वैसी की वैसी कही है, वो समझानी है। उसके अलावा डिक्टेशन क्यों हो? उसके अलावा तो आपको अपने आप समझ के पूरा करना चाहिए। अब आप हर चीज का डिक्टेशन करेंगे तो फिर तो आपकी सोच कभी डेवलप ही नहीं होगी। ओके सर। डिक्टेशन हमेशा उस चीज, डिक्टेशन ऑप्शनल हमेशा उस चीज का होना चाहिए जो स्टैंडर्ड हो। हाँ बोले। पर्सनल हिस्ट्री रखा सर। हाँ, तो अच्छी बात है यार। ऑप्शनल
सर इसमें फिर ऐसा है कि ऑप्शनल को हिंदी में तैयार कर ले और जीएस इंग्लिश में दे दे, कोई इशू नहीं? नहीं तो एक हिंदी इंग्लिश कैसे होगा, सब्जेक्ट तो पूरे आपको इंग्लिश में ही करने पड़ेंगे, इंटरव्यू हो सकता है इंग्लिश हिंदी में बस। नहीं ऐसा सर, जीएस ऑप्शनल तो अलग देना पड़ता है हमें। अरे भाई लेकिन भाषा तो एक ही लोगे पूरे सब्जेक्ट की, चाहे वो ऑप्शनल हो चाहे फिर वो जीएस हो। नहीं सर, फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन होता है सर। हाँ फॉर्म भरते टाइम ऑप्शन होता है कि आपको जो ऑप्शनल है वो हिंदी में देना है, इंग्लिश में देना है। तो ये भी होने लग गया अलग से, ये कब से हो गया भाई? ये ऐसा ही सर होता है। अब मेरे क्या हाँ बताइए लाइव हो गया सर इसको तो। अभी अभी पीटी के फॉर्म में आया था ये। हाँ, ये पिछले सर अब क्या बोल रहे हो यार, एक जना बोलो पहले। सर पिछले टेस्ट पे साल हो रहा है सर ये। मेरे पास तो हाँ, क्या बोल रहे हो कोमल? सर पिछले साल से हुआ है ये ऐसे। क्या हो गया बोलो दोबारा, क्या हो गया एग्जैक्टली बताओ। सर हिंदी और इंग्लिश दोनों में कर सकते हैं, उसके लिए ऑप्शनल अलग। सब। तो सचिन क्या चाहता है भाई तू? ऑप्शनल हिंदी में तैयार हो जाए, बाकी जीएस इंग्लिश चलती रहे सर। तो जीएस इंग्लिश में कर ले, ऑप्शनल हिंदी में करा देंगे, बता। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हो सब कुछ सकता है, उसकी टेंशन मत लो। सर एनसीईआरटी कौन सी परचेज करनी है सर, बता दीजिए थोड़ा। नए वाली तो खरीद लो सारी की सारी, छठी से लेके 12वीं तक की हिस्ट्री की, और ओल्ड वाली हिंदी में पढ़ ले ऑन डाउनलोड करके। ऑप्शनल को तो पढ़नी चाहिए सारी की सारी। ओके सर। बाकी आप एक स्टेप उठाओ, फिर आप बात करो, फिर देखते हैं क्या हो सकता है। ठीक है? यस सर। एनीथिंग एल्स आई कैन डू, एनी वन ऑफ यू, फॉर एनी वन ऑफ यू? थैंक यू सर। थैंक यू, विशिंग ऑल ऑफ यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच, बाय। बाय बाय। थैंक यू सर। थैंक यू।